चलिए कल अपन डिस्कस कर रहे थे यार, दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। कितने मेथड होते हैं इनकम टैक्स में? दो होते हैं। कौन कौन से यार? डब्ल्यूडीबी और एसएलएम। इतना ही डिस्कस करके कल शायद अपन ने क्लास खत्म कर दी थी। कौन कौन से दो मेथड होते हैं जल्दी से बता दीजिए, मैं लिख लेता हूं यहां पर। एक तो होता है डब्ल्यूडीबी और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? एसएलएम। अच्छा, एसएलएम का मतलब सबको पता है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है, और डब्ल्यूडीबी में हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, रिड्यूस होता है। यस और नो? अब बच्चे सब लोग फोकस करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहां पर भले ही लिखा है कि दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, लेकिन देखना अभी आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं यार, डब्ल्यूडीबी ही मेथड होता है इनकम टैक्स के अंदर। मतलब इनकम टैक्स में बोला कि हर असेसी पता है, ऑल असेसी, हर असेसी पता है कौन सा मेथड ले सकता है? सिर्फ डब्ल्यूडीबी मेथड। मतलब समझ लेना मेरी बात, मेथड आपको दो दिख रहे हैं, डब्ल्यूडीबी और एसएलएम, लेकिन हर असेसी के पास ऑप्शन ही नहीं है बेटा। हर असेसी पता है कौन सा ले सकता है? सिर्फ डब्ल्यूडीबी मेथड। एसएलएम मेथड इज अवेलेबल ओनली फॉर कुछ खास लोगों के लिए एसएलएम मेथड है, जैसे कि पावर जनरेशन। पावर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी। पावर मतलब समझ रहे हैं आप लोग कौन सा क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तीन बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तीन बिजनेस हैं। पावर यहां पर लिख भी देता हूं पावर में आप लोग के सामने, तो ध्यान से सुनिए। वैसे तो इनकम टैक्स में दो मेथड है, लेकिन आप समझ रहे होंगे सिर्फ नाम के मेथड है, क्योंकि सभी एसएसी के लिए, जैसे मेरा कपड़ों का बिजनेस है तो कौन सा मेथड अवेलेबल है? डब्ल्यूडीबी। मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूं यार, मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा हूं, कौन सा मेथड अवेलेबल है? डब्ल्यूडीबी। अरे सभी के पास कौन सा ही मेथड है यार? डब्ल्यूडीबी तो मेथड है। कुछ खास लोग हैं, सिर्फ 2-3 लोग हैं जिनके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? एसएलएम। समझना मेरी बात। अच्छा, कौन सा वाला मेथड आसान होता है? आप तो मुझे ये बताइए। अबे तो डब्ल्यूडीबी में क्या ट्रिकी होता है? अच्छा, बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। अरे आलसियों, इधर ध्यान से सुनना बच्चे सभी लोग, आप मेरी बात समझ लेना कि मेथड तो दो हैं, डब्ल्यूडीबी और एसएलएम, लेकिन बेटा सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है डब्ल्यूडीबी मेथड। और बेटा आप एक चीज बताइए, क्योंकि डब्ल्यूडीबी मेथड ही मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मेथड है और यही एक अवेलेबल मेथड है नॉर्मल लोगों के लिए, तो कौन सा वाला मेथड ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? डब्ल्यूडीबी। अरे यस और नो? क्यों हो जाएगा आप मुझे बताइए। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इनकम टैक्स में बेटा जो चीज जितनी प्रैक्टिकल जिसकी नीड होगी ना, वो चीज आपके लिए ज्यादा काम की होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ज्यादातर लोग एसएलएम वाले होते होंगे दुनिया में या डब्ल्यूडीबी? तो बेटा डब्ल्यूडीबी मेथड अपन को बहुत अच्छे से देखना है, एसएलएम तो बड़ा ही सिंपल मेथड है, सब लोग समझ रहे हैं। और जो भी आपको डब्ल्यूडीबी मेथड में आता है यहाँ सब फेल हो जाएगा। एक नया ही डब्ल्यूडीबी मेथड पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल होगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्लियर है, दो मेथड डब्ल्यूडीबी एंड एसएलएम। डब्ल्यूडीबी इज अवेलेबल फॉर ऑल, एसएलएम इज ऑप्शन। बच्चे ध्यान से सुन लेना, सब लोग इस बात को क्लियर कर लेना। यहां पर ये जो तीन लोग हैं ना, इनके पास ऑप्शन है टू ऑप्ट एसएलएम, मतलब डब्ल्यूडीबी तो इनके लिए भी अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इन तीन लोगों के पास ऑप्शन है बेटा कि चाहे तो डब्ल्यूडीबी ले लें, चाहे तो एसएलएम ले लें। क्या मैं ऐसा लिख दूं इधर? डब्ल्यूडीबी भी ले सकते हैं और एसएलएम भी ले सकते हैं। अरे यस और नो? तो मुझे एक चीज बताइए अब ईमानदारी से, सभी लोगों के लिए कौन सा मेथड अवेलेबल है? डब्ल्यूडीबी। एसएलएम का ऑप्शन किसके पास है? सिर्फ पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन। बेटा तीन लोग नाम रखना बहुत काम आने वाले हैं, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन। अच्छा, अब इसके बाद एक और कंसेप्ट देखेंगे, छोटा सा कंसेप्ट, और उसके बाद अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे मूव करेंगे। ये लास्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख रहे हैं अपन, सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। अगेन बेटा छोटा सा है, फोकस करना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई पर्सन डब्ल्यूडीबी फॉलो करता है तो एक अलग सिस्टम होगा, और बेटा अगर आप एसएलएम फॉलो करते हो तो अलग सिस्टम होगा। मतलब सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन भी दो है, डब्ल्यूडीबी के लिए अलग है और एसएलएम के लिए अलग है। प्लीज फोकस करना, और किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे डाउट हो उसी पॉइंट पे रोक देना, ठीक है? वेट मत करना कि क्लास के एंड में पूछेंगे या कल पूछेंगे, नहीं, अभी के अभी पूछना आप लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर मैं मैसेज ना देख पाऊँ तो ऐसे बार बार मैसेज मत करना, मैं आप लोग को अलग से टाइम दे दूंगा। सर इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा इसलिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो अपन सब बात कर लेंगे। पहले तो आप ये देख लो, दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं दो सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। अब सिस्टम में बेटा डब्ल्यूडीबी सिस्टम लगता है, डब्ल्यूडीबी, और एक होता है एसएलएम। बेटा डब्ल्यूडीबी के अंदर जो सिस्टम लगता है इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है बेटा? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। और यहां पर जो एसएलएम है ना, यहां पर लगता है इंडिविजुअल असेट सिस्टम।
मैं आपको फर्क बताऊंगा, बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ नाम देख लीजिए पहले तो आप। दो सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन आपके सामने, बेटा नोट्स में आपको देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में जब भी देखना जब मैं आपसे बोलूं। आपके पास कितने सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन है? दो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पता है नोट्स क्यों नहीं बनवाता मैं? नोट्स इसीलिए नहीं बनवाता बेटा, इनकम टैक्स में समझना जरूरी है चीजें। नोट्स तो आपके पास रखें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही वहां पर आपके सामने लिखा है, पहले समझने पे फोकस करिए सभी लोग। दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, डब्ल्यूडीबी और एसएलएम। उसके बाद हमने क्या देखा, दो सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन भी होते हैं, फर्स्ट इज ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम एंड सेकंड वाले सिस्टम का नाम बताइए क्या है? इंडिविजुअल असेट सिस्टम। बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर नाम में ही लिखा है कि इनका मतलब क्या है। इंडिविजुअल असेट सिस्टम का मतलब है हर असेट का डेप्रिसिएशन आप सेपरेटली कैलकुलेट करोगे। अगर किसी फर्म के पास 10,000 एसेट है तो क्या 10,000 बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा? यस। उसको आप कौन सा सिस्टम बोलोगे? इंडिविजुअल असेट सिस्टम। आप समझिए मेरी बात, अगर मेरे पास 10,000 आईफोन है, मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूं, 10,000 आईफोन है, और मान लीजिए बेटा मैं पावर जनरेशन हूं, रिलायंस इंडस्ट्री नहीं पावर जनरेशन हूं, तो पावर जनरेशन को कौन सा मेथड अवेलेबल था? एसएलएम। तो बेटा कोई भी पर्सन जिसको एसएलएम मेथड अवेलेबल है उसको हर इंडिविजुअल असेट पे डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर असेट पे आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को सेपरेटली कैलकुलेट। लेकिन बेटा यहां पर जो डब्ल्यूडीबी है ना, डब्ल्यूडीबी सभी लोगों के लिए कौन सा अवेलेबल है? डब्ल्यूडीबी। इसलिए हमारे ज्यादा काम का कौन सा है? डब्ल्यूडीबी। तो बेटा डब्ल्यूडीबी के केस में ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम चलता है। सब लोग समझ जाना, एक डेफिनेशन है ब्लॉक ऑफ असेट की। ब्लॉक की डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, आज के बाद हमेशा याद रखना है, बिना पढ़े याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ब्लॉक मतलब होता है बेटा सेम रेट सेम क्लास, सेम रेट प्लस सेम क्लास। अच्छा क्लास आपको पता है, क्लास मतलब आपने कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट पढ़े थे? 4 क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। कौन कौन से थे यार? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट। वर्ड देखिए क्या लिखा है, ब्लॉक का मतलब क्या है? सेम रेट एंड सेम क्लास। मतलब उन चार में से किसी एक क्लास में अगर हो और रेट अगर आपका सेम है तो आप एक ब्लॉक माने जाओगे। एक मतलब अपन एग्जांपल लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे अच्छे से। पहले तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला। ब्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सेम रेट सेम क्लास। ब्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा? सेम रेट सेम क्लास। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरे पास एक बिल्डिंग है रेसिडेंशियल पर्पस वाली। सब लोग बेटा प्लीज फोकस करना इस चीज पे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, मेरे पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5 है, और बेटा मेरे पास है ना जनरल बिल्डिंग, चलिए आप बोल रहे हैं जनरल बिल्डिंग 10 है, तो ये मैंने लिख दिया जनरल बिल्डिंग 10 है। आप मुझे बताइए कितने ब्लॉक हो गए आपके सामने? कितने ब्लॉक हो गए सर? 2। कैसे 2? सर वैसे तो बिल्डिंग एक है, सर वैसे तो बिल्डिंग एक क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन सिर्फ क्लास को नहीं देखना बेटा, क्लास के साथ क्या भी देखना पड़ेगा? रेट। अगर आप सेम क्लास में भी फॉल करते हो, सेम रेट में भी फॉल करते हो, तो ही आप एक सिंगल ब्लॉक कहलाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? बेटा ध्यान से सुनिएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपका हो जाएगा ब्लॉक नंबर 1, और आपको ब्लॉक नंबर 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 अलग अलग बिल्डिंग का नहीं करना पड़ेगा आपको, किसका करना पड़ेगा यार? ब्लॉक नंबर 1 का। ऐसे ही बेटा ये वाला जो है ये आपका क्या बन जाएगा? ब्लॉक नंबर 2। तो बेटा आपको 10 अलग अलग बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप तो किसका कैलकुलेट करोगे? ब्लॉक नंबर 2 का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा अपना काम आसान हो जाएगा, यहां पर अपन को 10,000 बार डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिटेड बार करना पड़ेगा। कितने ही ब्लॉक हो सकते हैं, अभी अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए ब्लॉक का फॉर्मूला क्या है? सेम रेट सेम क्लास। एक मिनट, एक काम करिए, डेप्रिसिएशन में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि इसके बाद अपन को प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव करना है। अभी ब्लॉक से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्विक रिकैप करवाना चाहता हूं डेप्रिसिएशन का। आप लोग मुझे हेल्प करेंगे। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन में आपने क्या पढ़ा? इफ यू वांट टू क्लेम डेप्रिसिएशन यू मस्ट बी ओनर ऑफ दैट एसेट एंड यू मस्ट यूज दैट एसेट इन बिजनेस और प्रोफेशन। फिर मैंने आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बताया, आपके बाद कभी रिपीट नहीं करूंगा। लीज के केस में लेसर, हायर परचेज के केस में बिगिनिंग से मिलेगा। अगर 40% ओनर हो तो 40% मिलेगा, अगर 40% बिजनेस में यूज हो रहा है तो 40% मिलेगा। ये सब बातें आपको क्लियर होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना जरूरी है, पुट टू यूज से डेप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होगा। नॉर्मली अकाउंट्स में कहां से मिलता है बच्चे? रेडी टू यूज। इनकम टैक्स में पुट टू यूज। व्हाट इज रेडी टू यूज? बन के तैयार है। व्हाट इज पुट टू यूज? सही में यूज कर लिया। ये सब बातें क्लियर थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं? 4। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट। एक काम करूंगा, आप लोगों से रेट पूछूंगा। इंटेंजिबल एसेट लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, रेट 25%। फर्नीचर, बिल्डिंग 5, 10, 40, 5 जनरल, 5 रेसिडेंशियल, 10 जनरल, 40 टेम्पररी। अरे यस और नो? बेटा इतने अच्छे मौसम में अपन अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही पढ़ के जाएंगे, है ना? बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है। 5, 10 और 40, 5 रेसिडेंशियल, 10 जनरल और 40 टेम्पररी। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारे केस हैं। मोटर व्हीकल 15 और 30, 15 नॉर्मल यूज, 30
टैक्सी वगैरह वाले बिजनेस, हायरिंग लीजिंग बिजनेस, अरे ये सो नो, एयरक्राफ्ट 40, शिप, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, विंडमिल इक्विपमेंट मोदी जी, विंडमिल इक्विपमेंट मोदी जी 1/4/2014 से पहले 15, 1/4/2014 या उसके बाद 40। अदर प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा अदर प्लांट एंड मशीनरी हल्का पॉइंट है कि सबसे हेवी पॉइंट यही है? सबको क्लियर ये चीज? ऑयल वेल, बुक्स, बुक्स इज अ प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर है सबको ये बात? अच्छा इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने देखा बेटा दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, WDB और SLM, लेकिन अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाए तो दो हैं या एक ही है? कौन सा मेथड है बेटा? WDB, क्योंकि सभी को तो कौन सा अवेलेबल है? WDB। अरे आप तो मुझे बताइए मिस्टर माज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन सा मेथड अवेलेबल है? WDB। सबको क्लियर है ये चीज? सिर्फ अगर आप पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में हो तो आपको पता है कौन सा मेथड भी मिल सकता है? SLM। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, जनरली पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन पता है कौन करता है? सरकार। सरकार ने ऑप्शन आपको नहीं दिया बेटा, सरकार ने ऑप्शन खुद के पास रखा है, समझना मेरी बात। जनरली पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन MP में कौन करता है यार? मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अरे यस और नो? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि सर WDB सबको अवेलेबल है, SLM का ऑप्शन है किसके पास? पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। इसके बाद बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, दो सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं अगर आप WDB फॉलो कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, और बेटा अगर आप SLM फॉलो कर रहे हैं तो इंडिविजुअल असेट सिस्टम। एंड अभी तक की जितनी भी बातें पढ़ी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज ब्लॉक? सेम रेट सेम क्लास। एक मैं आपको ब्लॉक से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ फिर मैं आपसे एडवांस लेवल के पॉइंट्स पूछूंगा जो कि आपको अपनी जनरल नॉलेज से या प्रेजेंस ऑफ माइंड से बताना चाहिए अभी तक के पढ़े के हिसाब से ही, ब्लॉक से रिलेटेड। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास बेटा 15 लैपटॉप हैं, 10 PC हैं, ये नंबर्स लिखे, नंबर्स, और ये असेट हैं, और मैं ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम मतलब WDB वाला करने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको मुझे ब्लॉक कैलकुलेट करके देना है, ब्लॉक में क्या क्या आएगा और कितने ब्लॉक्स बनेंगे। तो 10 PC हैं, और बेटा 10 PC के साथ 10 कीबोर्ड भी हैं, कीबोर्ड माउस। एक सेकेंड, इसके बाद 15 बुक्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट हैं, ज़्यादा फेंक रहे हैं अपन ना, 2 एयरक्राफ्ट भी हैं, और बेटा एक शिप है, हिसाब लगाते चल रहे हो मतलब है ना। और इसके अलावा 2 पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। कितने ब्लॉक्स बनेंगे? मतलब आप समझना मेरी बात, जितने ब्लॉक्स बने उतनी बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कितने ब्लॉक्स बनेंगे? आपको पता है अगर आपको ब्लॉक, बेटा अगर आपको ब्लॉक बनाना है ना, अगर आपकी जगह मैं होता और फर्स्ट क्वेश्चन होता तो मैं पता है क्या करता, ये पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को शॉर्ट में लिख दूं क्या? PCE, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। बेटा मैं आपके सामने, इधर ध्यान से सुन लेना सब लोग। अच्छा सुनिए मेरी बात, किसी चीज को अगर मैं लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं मतलब उसमें दम है, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें जहां आपको डाउट्स आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए प्लीज फोकस करेंगे बच्चे। वैसे तो वो इतना सिंपल है, सेम रेट सेम क्लास, अगर आपने पकड़ लिया तो उतनी सी बात क्लियर है। फिर भी मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए यार, आप तो सिर्फ मुझे रेट बता दीजिए, रेट 40 40 40 40 40। एक सेकेंड, सिर्फ रेट देख के ब्लॉक नहीं बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी, 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 प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी। एक सेकेंड, इसको और आगे करना चाहता हूं। एक आपके पास टेम्पररी बिल्डिंग भी है, बताइए टेम्पररी बिल्डिंग पे कितना रेट लगेगा? लेकिन बिल्डिंग, वेरी गुड। सेकेंड चीज बेटा, और भी कुछ सिखाना है मुझे आपको इससे रिलेटेड, इसलिए फोकस करते चलना। टेम्पररी बिल्डिंग भी हो गया, मान लीजिए मेरे पास बेटा एक नहीं मतलब 2 मतलब फर्नीचर्स भी है, नंबर नहीं लिख रहा हूं, चलो फर्नीचर कितना परसेंट? प्लांट एंड मशीनरी सर, फर्नीचर इटसेल्फ इज अ क्लास।
अब बेटा अब मुझे बताओ कितने ब्लॉक्स बनने वाले हैं, कितने बनने वाले हैं यार? सर यहां से लेके यहां तक के जो असेट है ना ये आ जाएंगे 40%। अच्छा ये भी आ जाएगा, ये सब कहां जाएंगे बेटा 40% प्लांट एंड मशीनरी। मतलब इन सब का अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे नहीं, इन सब का मिला के कितनी बार करोगे, सिर्फ एक बार। अभी सीखेंगे अपन, इसके जस्ट बाद अपन सीखने वाले हैं कैसे करना है। अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कितनी बार करना है, एक बार करोगे 40% प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा सेकंड टाइम कौन सा करोगे 20% प्लांट एंड मशीनरी। अरे यस और नो? यस सर। तो आपके अभी तक कितने हो चुके हैं, 2 ब्लॉक। बेटा ये 40% है, ये भी 40 है, तो मिला दूं क्या? क्यों नहीं मिलाऊं? सर सेम रेट भी होना चाहिए एंड सेम क्लास भी होना चाहिए। सर जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना वो फॉर्मूला ही गलत है, आपको लिखना चाहिए सेम रेट एंड सेम क्लास। अरे यस और नो? सेम रेट सेम क्लास। तो बेटा आपका ब्लॉक, एक ब्लॉक तो आपका बन जाएगा ये, और दूसरा ब्लॉक बनेगा बेटा ये वाला, और तीसरा बन जाएगा 40% बिल्डिंग, और चौथा कौन सा बन जाएगा 10% फर्नीचर। अब मैं आपको एक चीज जो सिखाना चाहता हूं बेटा, कायदे पे आप इसका जो नाम लिखना चाहो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपकी जगह में होता ना, जब मैं ब्लॉक बनाता तो ब्लॉक का नाम ही ऐसे लिखता 40% प्लांट एंड मशीनरी एक ब्लॉक, उसको मैं ब्लॉक नंबर 1 नहीं बोलता कभी भी, मैं तो क्या बोलता यार 40% प्लांट एंड मशीनरी, 20% प्लांट एंड मशीनरी, और कौन सा हो जाता 10% फर्नीचर। आप समझ रहे हैं, क्लास को रेट में जोड़ दिया और नाम बना दिया मैंने उसका 10% फर्नीचर, 40% बिल्डिंग। आप समझ गए हैं बात को? अरे यस और नो? चलिए वेरी गुड, बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक में क्या आने वाला है, तभी आप सही कर पाओगे। अब सब लोग फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे अपन मूव करने वाले हैं, सब लोग का ध्यान अच्छे से होना चाहिए। चलिए अब सब लोग फोकस करेंगे। बेटा मेरी मर्जी से ही पढ़ाने वाला था, वैसे भी कोई ऑप्शन आपके पास था नहीं, तो अपन पढ़ने वाले ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, मतलब कौन सा मेथड, WDB। सबको क्लियर है? अच्छा अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था ब्लॉक का, उसमें कितने ब्लॉक बन रहे थे, 4 ब्लॉक। तो आपको पता है कितनी बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 बार। अपन एक बार सीखेंगे कि कैसे करना है, मतलब एक ब्लॉक का अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सब लोग बेटा एक फॉर्मेट है आपके सामने, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे साथ देखना है अभी, और इस पे अभी लंबा चौड़ा डिस्कशन होने वाला है, तो कोई भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बस फोकस करते रहिएगा। क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, और देखिए क्या लिखा है, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम या फिर WDB मेथड। एक ही बात है क्या सर? सिस्टम बोले तो ब्लॉक है, मेथड बोले तो WDB है, बात तो एक ही है। अरे यस और नो? अब ध्यान से सुनना बच्चे, सब लोग का फोकस होना चाहिए, सब लोग इधर देखेंगे, ऊपर मत देखिए उसमें। बेटा अगर आप नोट्स के पीछे भागेंगे, नोट्स में कुछ नहीं रखा, मैं आपको बता रहा हूं। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप नोट्स में देख के कुछ नहीं कर सकते हो, नोट्स आप तो ले जाओ घर पे, पढ़ लो उसको, कितना पढ़ सकते हो, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। नोट्स में आपको पढ़ने का टाइम भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। बेटा सब लोग इधर ध्यान से सुनो। अभी अपन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के अंदर डेप्रिसिएशन, और मान लीजिए अपना ये जो ब्लॉक है ना, दिस इज 15% प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, 15% प्लांट एंड मशीनरी। बिलाल प्लीज इधर फोकस करें। देखिए सब लोग ध्यान देंगे, ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक। ये ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक क्या होता होगा, आप मुझे बता दीजिए, होता क्या होगा सर? ये पिछले साल का क्लोजिंग होता होगा, जिसको हमने क्या बना दिया होगा, ओपनिंग। अरे यस और नो? कहां से मिलेगा आपको ओपनिंग WDB, कहां मिलेगा आपको? नहीं बेटा आप गलत बोल रहे हो, आपको एग्जाम में मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक मिलेगा आपको। इधर ध्यान से सुन लो ना, रहेगा इधर ध्यान से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कहां मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर। और कायदे से प्रैक्टिकल लाइफ में ढूंढोगे तो पिछले साल का क्लोजिंग ही करंट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो दिस इज ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक। अभी अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सब लोग इसको देखते चले बस, और देखना होता ही है जितना मैं आपको बताऊं। अब एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, इसको हटा ही देता हूं, नहीं तो आपका फोकस वहीं जाएगा। आपको भरोसा थोड़ी होगा, आपको व्यक्ति की कदर नहीं है, आपको नोट्स की कदर है। इधर ध्यान दीजिए, ओपनिंग आ गया आपके पास। अच्छा एक चीज बताओ, ओपनिंग में आपके पास 10 असेट है, प्रैक्टिकल लाइफ की एक बात कर रहा हूं आपके सामने, बाद में देखेंगे फॉर्मेट वॉर्मेट। तो ओपनिंग में आपके पास 10 असेट थे, करंट ईयर में आपने और खरीद लिए 5, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे क्या? अरे ओपनिंग में 10 थे, हाँ सेमी क्लास की बात कर रहे हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट 15% प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग में 10 असेट थे, करंट में 5 और खरीद लिए, तो आपके पास कितने असेट हो जाएंगे, 15। अच्छा आपने कुछ 2 असेट बेच दिए, तो क्या वो माइनस हो जाएंगे? कितने बचेंगे, 13। अरे कुछ ऐसे ही होगा ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर ओपनिंग होती होगी, उसमें करंट ईयर के असेट आते होंगे, करंट ईयर में जो भी सेल होती होगी माइनस होते होंगे, क्या आ जाता होगा, क्लोजिंग।
अरे यस और नो। यहां पर बेटा नंबर की बात छोड़ो, अपन तो अमाउंट में बात करते हैं। आपके पास 1 करोड़ के एसेट थे, आपने 20 लाख के और खरीद लिए, तो कितने के एसेट हो गए आपके पास? 1 करोड़ 20 लाख। 5 लाख के बेच दिए सर, 1 करोड़ 15 लाख। बच्चे सब लोग फोकस करना, अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाद में अपन फॉर्मेट में चलेंगे। 1 करोड़ 15 लाख के होगा, इस चीज से सब एग्री करते हो? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? तो बेटा डेप्रिसिएशन प्लस होगा या माइनस करोगे एसेट की वैल्यू से? मान लीजिए 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लीजिए आपका डेप्रिसिएशन आ गया 10 लाख, तो अब आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी कितनी बचनी चाहिए? सर 1 करोड़ 5 लाख। एग्री करते हैं इस बात से? बेटा एक बार देख लो इसको अच्छे से, बड़े सिंपल वे में अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर 1 करोड़ के एसेट थे, 20 लाख के खरीदे, ऐड कर दिए, 5 लाख के बेचे, माइनस कर दिए, वैल्यू बची 1 करोड़ 15 लाख, 10 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितनी बची? 1 करोड़ 5 लाख। अगले साल जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो ओपनिंग डब्ल्यूडीपी में कितना आएगा? 1 करोड़ 5 लाख। और फिर अगले साल जो आपने खरीदे होंगे ऐड हो जाएंगे, जो बेचे होंगे माइनस हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा, और आपका अगले साल का भी क्या जाएगा बच्चे? क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी। सब इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल बच्चों जैसा एग्जांपल लिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब अपन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फॉर्मेट समझना पड़ेगा, और फॉर्मेट बहुत काम का है आपके, और अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट याद तो हो ही जाएगा। फॉर्मेट तो यही है, करंट ईयर के जो ऐड होंगे है ना, कुछ माइनस होंगे और डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो यहाँ पर सब लोग देखिए, अब सबसे पहले आ गया बेटा ओपनिंग डब्ल्यूडीपी। कहां से आया बस इतना मुझे बता दीजिए आप लोग? क्वेश्चन से आया। क्लियर है मेरी बात? और बेटा अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कहां से आएगा आपको? पिछले साल का सर जो क्लोजिंग होगा वही करंट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। इसमें बेटा जो भी आप असेट खरीदोगे उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, जो भी आप असेट खरीदोगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड। ध्यान से सुनना बच्चे, जब आप ऐड करोगे ना, आप 3 बाइफर्केशन के साथ करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐड जब आप कर रहे हो, इसको 1 मिनट में हटा देता हूं, रुक जाइए 1 सेकेंड। देखिए जब आप ऐड कर रहे हो तो ए, देखिए आपने लिखा क्या है? ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? जिस साल का आप कर रहे हो कैलकुलेशंस वगैरह। अरे हमने पढ़ा था ना यार, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल के अपन क्या कर रहे हैं बच्चे? कैलकुलेशंस। वही होता है ना, अपन हर चीज किसी लिए कर रहे होते हैं? प्रीवियस ईयर के लिए। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? करंट ईयर। तो ध्यान से सुनना, ओपनिंग है उसमें आपने करंट ईयर के जो भी असेट हैं एक्वायर किए हैं उसको आप क्या कर लोगे? ऐड। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप 3 बाइफर्केशन के साथ ऐड करने वाले हो। फर्स्ट के अंदर पढ़िए क्या लिखा है? पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। मतलब ऐसे असेट जिसको आपने 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया, उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखने वाले हो? ए कैटेगरी में, ऑलवेज एंड ऑलवेज। आप समझना मेरी बात, आप ऐड करने वाले हो असेट को कितने बाइफर्केशन के साथ? 3 बाइफर्केशन, जिसमें पहला बाइफर्केशन हमेशा आपका रहने वाला है पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, और सेकंड बाइफर्केशन बेटा आपका अदरवाइज रहेगा। अच्छा एक जगह 180 दिन या उससे ज्यादा था तो दूसरे दिन क्या होना चाहिए? 180 दिन से कम। तो देखिए क्या लिखा है? पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। और तीसरा पता है क्या लिखा है? एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। अच्छा इन तीनों में सबसे ज्यादा यूज कौन सा हुआ? सर ये सबसे ज्यादा यूज हुआ। इसके बाद सर ये यूज तो हुआ लेकिन कम हुआ, और कौन सा तो यूज ही नहीं हुआ। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको जो बताया, आपको इतना फॉर्मेट तो अब याद हो जाना चाहिए। ओपनिंग डब्ल्यूडीपी ब्लॉक में आप असेट का एक्विजिशन ऐड करने वाले हो 3 बाइफर्केशन के साथ। पहले बाइफर्केशन में आने वाला है पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। सेकंड बाइफर्केशन में आने वाला है पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, एंड थर्ड इज पुट टू यूज बट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। खरीद तो लिया है लेकिन सर अभी यूज नहीं किया है। सबको मेरी बात क्लियर है इतनी? अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये आपने ऐड कर दिया, इसके बाद आप लेस कर रहे हो मनी पेबल। देखिए आप क्या लेस कर रहे हो? मनी पेबल। बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मनी पेबल का मतलब है, पता नहीं क्यों इन्होंने वर्ड ऐसा यूज करा है। मनी पेबल का मतलब है बेटा जो भी आपने सेल किया है, जो भी आपने सेल किया है। क्या हमने भी यही सीखा था कि सेल करोगे तो माइनस कर दोगे? तो बेटा अगर आपने कोई एसेट सेल किया है तो आप उसको क्या कर दोगे? माइनस। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनना, आप अकाउंट्स में पता है क्या माइनस करते थे? आप अकाउंट्स में उसकी वैल्यू माइनस करते थे, जो उसकी वैल्यू बचती थी। अरे ध्यान से सुनना यार सब लोग, प्लीज फोकस करना। मैं आपको पहले अकाउंट्स में बता देता हूं अकाउंट्स में क्या होता था। बेटा मान लीजिए 10 लाख का असेट था, मतलब उसकी मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। अगर मैं उसको 15 लाख में बेच रहा हूं ना, तो माइनस पता है कितना होता था? 10 लाख। आप समझ रहे हैं ना, असेट की वैल्यू जितनी होती थी वही माइनस होती थी। असेट कितने में बिका दैट इज इररिलेवेंट। अरे 20 लाख का असेट अगर मैंने 100 रुपए में बेच दिया ना, तो भी अकाउंट्स में कितना माइनस होता था? 20 लाख। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बेटा इनकम टैक्स चलेगा एक्चुअल पे। इनकम टैक्स बोलेगा हमें असेट की वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है,
आपने तो जितने में बेचा ना चुपचाप उसे माइनस कर दो। ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल रिड्यूस सेलिंग प्राइस। कभी भी आप सेलिंग प्राइस के अलावा वैल्यू के ऊपर नहीं जाओगे। बेटा ध्यान से सुन लो वापस से एक बार, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। ये बिल्डिंग मान लीजिए, इसकी आपकी बुक्स में ये बिल्डिंग दिख रही है 1 करोड़ रुपए की, आपने इसे 10 लाख में बेच दिया। बताओ कितना माइनस करोगे? यू विल रिड्यूस 10 लाख रुपीस। आप कितना माइनस करोगे? 10 लाख। अच्छा, यही 1 करोड़ की बिल्डिंग अगर 10 करोड़ की बेच दी होती तो भी कितना माइनस करोगे? 10 करोड़। वेरी गुड सर, हम तो क्या माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस। डिफरेंस है बेटा, अकाउंट्स में सेलिंग प्राइस कभी भी नहीं करते थे, अकाउंट्स में हमेशा उसकी WDV माइनस की जाती थी, लेकिन यहाँ पर WDV कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा क्या माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस के ऊपर आप तो है ना एक काम करिए, अगर आपके पास नोट्स हैं तो लिख लीजिए ऑलवेज सेलिंग प्राइस, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा आप क्या माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। और बेटा इस चीज को, इस पॉइंट को कभी भी भूलना मत। चलिए सब लोग ध्यान से, कहां से स्टार्ट करा था अपन ने? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV में क्या आने वाला था? कहां से आने वाला था? पिछले साल की क्लोजिंग, फिर आपने क्वेश्चन से आने वाला था। उसके बाद आप ऐड कर दोगे करंट ईयर का एक्विजिशन, कितने बाइफरकेशन के साथ? 3। क्या बाइफरकेशन थे? पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, नॉट पुट टू यूज। एग्री करते हैं इस बात से? चलिए इसके बाद बेटा जो भी असेट आप बेचोगे आप उसे माइनस कर दोगे, लेकिन हमेशा क्या माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। और वर्ड क्या लिखोगे? मनी पेबल। अरे मत लिखना, अगर आपको मनी पेबल में, वैसे तो बेटा इतनी बार करने वाले हो ना ये कैलकुलेशन के, आपको मनी पेबल की हैबिट हो जाएगी। अगर नहीं भी हो तो आप तो सेल्स करके माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम होगा ना अपना। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन कोशिश करना मनी पेबल लिखने की, क्योंकि फॉर्मेट एक छोटा सा, मनी पेबल माइनस करोगे और मनी पेबल में ऑलवेज क्या माइनस करने वाले हो? इनकम टैक्स में सेलिंग प्राइस। लेकिन बेटा यही जब आप अकाउंट्स में होते हो कभी भी आप सेलिंग प्राइस नहीं करते हो, यू ऑलवेज रिड्यूस, क्या माइनस करते हो? मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी जो लग चुका है, मतलब WDV जिसको अपन बोलते हैं। अरे यस और नो, सबको इतना क्लियर है? तो बेटा ध्यान से सुनना, आपने इसको बेटा इसको इग्नोर कर देना। ये तो आपने ओपनिंग WDV लिया, 3 बाइफरकेशन के साथ ऐड कर दिया और कुछ आपने लेस कर दिया। पता है क्या आ गया आपके पास? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा फॉर्मेट याद करते चलना, मैं जानबूझ के स्लो भी ले रहा हूं लेकिन बहुत काम का है। WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन क्या आ गया बेटा? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? एक बार मैं हटा रहा हूं इसको, जल्दी से बताओ मुझे। सर ओपनिंग WDV प्लस असेट का एक्विजिशन, 3 बाइफरकेशन के साथ माइनस सेल्स, क्या आ जाएगा बेटा? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। व्हाट डज इट मींस? अब इस पे हमें क्या मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन। क्या लिखा है बेटा? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। ये वो अमाउंट है जिस पे आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। एक सेकंड बच्चे एक चीज बताइएगा, आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ने का, वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था या वैल्यू कैलकुलेट करना था? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब तो बेटा ऐसी थी एंसिलरी चीजें। आपको तो क्या देखना है मेन, तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन में आप कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा अभी अपन देखते हैं। अभी मान लीजिए कि आपका डेप्रिसिएशन आ गया, तो डेप्रिसिएशन भी आप क्या कर दोगे? माइनस। डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट हो गया, अभी अपन सीखेंगे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपका डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा, तो आपकी क्या जाएगी बेटा? क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक। अरे यस और नो? किधर ध्यान से सुनिए सभी लोग। WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन में से आप एक चीज और माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन आपका क्या आ जाएगा बच्चे? क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक। दैट इज ऑल अबाउट फॉर्मेट। फॉर्मेट में तो इतना ही है, समझाना तो बहुत कुछ है। फॉर्मेट में सिर्फ इतना है, आप एक काम करिए एक बार वापस से फॉर्मेट बता दीजिए। 15% प्लांट एंड मशीनरी का वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। क्या ऐड करने वाले हैं? असेट का एक्विजिशन। कितने बाइफरकेशन के साथ? 3। बेटा ध्यान से सुनना, कभी भी आलस मत करना, हमेशा 3 बाइफरकेशन हो या ना हो, A, B और C। समझ रहे हैं मेरी बात? आदत बनानी है, हैबिट डालनी है अपन को, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में या तो A होता है या B होता है, या तो A होता है या B होता है या तो C होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 होगा, लेकिन फिर भी बेटा अपन को आदत डालनी है A, B और C की। अगर आदत नहीं डालोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन बहुत काम का पार्ट है बेटा PGBP का, किसी भी क्वेश्चन में बिना डेप्रिसिएशन के नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल इजी है, मैं तो आपको बता रहा हूं, अगर आप क्लास अटेंड करते रहेंगे ना तो आपको कहीं भी इनकम टैक्स में दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरे पोर्शन में तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, और मैं दूसरे पोर्शन में भी नहीं आने दूंगा। अगर आपको आ रही है तो बेटा वो टेम्पररी दिक्कत है, वो रिजॉल्व हो जाएगी सब जो भी है। जहां भी जिसको दिक्कत आ रही है आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक में आपने क्या ऐड करा? एसेट का एक्विजिशन विद 3 बाइफरकेशन A, B एंड C।
और आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए ए में क्या आने वाला है, बी में क्या आने वाला है और सी में क्या आने वाला है। बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस में 182 था, यहाँ 182 नहीं है, यहाँ क्या है 180, कंफ्यूज मत होना। वहां 182 था, यहाँ कितना है बेटा 180। तो 180 या उससे ज्यादा, 180 से कम या फिर नॉट पुट टू यूज। अच्छा लेस क्या कर दोगे, मनी पेबल, और मनी पेबल में हमेशा क्या माइनस करोगे, सेलिंग प्राइस। मनी पेबल में हमेशा क्या माइनस करेंगे बच्चे, सेलिंग प्राइस। और इसके बाद मुझे बता दीजिए क्या जाएगा, WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। ये जो WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन आया इसमें से आपको एक चीज और माइनस करनी है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन। आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग WDB। चलिए अब एक काम करिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन आपको मेरे साथ सोल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और लिख के सोल्व करना है बच्चे सबको। चलो एक मिनट लिख के सोल्व करने के लिए अलग से दूंगा। ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ समझो, वरना आपका फोकस लिखने पे रह जाएगा पूरा। ओपनिंग WDB ऑफ 15% प्लांट एंड मशीनरी आपको गिवन है एज ऑन 1/4/2023। कितनी गिवन है बेटा, 50,000। मतलब ये 50,000 आपकी क्या बनने वाली है, ओपनिंग WDB। फॉलोइंग असेट्स वेर एक्वायर्ड, कुछ असेट आपने एक्वायर करे हैं, उसकी नीचे डिटेल दी हुई है, अपन को देखना पड़ेगा कि कौन सा असेट कितने दिन यूज हुआ है। बेटा कभी भी वो आपको बताएगा नहीं ऐसे, आपको दिन कैलकुलेट करना पड़ेंगे। 180 दिन से ज्यादा मतलब ए में आने वाला है, बी में आने वाला है या फिर सी में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आपने मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा परचेज करी है 20,000 की, पुट टू यूज ऑन 31 दिसंबर 2023। आप मुझे ए बी या सी बताओ, छोड़ो ए बी सी मत बताओ, आप तो मुझे बताओ 180 दिन से ज्यादा, लेस देन 180 दिन या फिर नॉट पुट टू यूज। अब बेटा कुछ नालायक होशियार बच्चे इसको पता है कहां से कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। नहीं बेटा आप में भी टैलेंट तो होगा, ऐसा नहीं है ना, आप में भी टैलेंट तो छुपा है कहीं ना कहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इधर ध्यान से सुनो। आपने कार परचेज कब करी है, 31 दिसंबर को, तो बेटा 31 दिसंबर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 31 मार्च तक। आप समझ रहे हो, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ ईयर एंड तक कैलकुलेट करना आप। 121 डेज, 181 दिन, मतलब किस में आ जाएगा ये, बी। देखो टैलेंट तो है, अभी बोला था मैंने टैलेंट तो है। एक सेकंड, अब मुझे भरोसा ही नहीं रहा। दिसंबर का एक दिन हो जाएगा, जनवरी फेब मार्च, 31 28 31 1। नहीं आप पे भरोसा नहीं रहा, अरे मत बताओ। 90 डेज, हाँ 91। हाँ बेटा लेंगे ना। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर 31 दिसंबर भी लेंगे बेटा, उसी दिन पुट टू यूज करा है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ना। तो 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2023 तक, 2024 तक आपके कितने दिन हो जाएंगे, 91 दिन। मतलब ये आपकी कौन सी कैटेगरी में फॉल करने वाला है, बी। इसके बाद बेटा आपने मारुति सुजुकी बलेनो परचेज करी है 15,000 की, पुट टू यूज ऑन 31 जुलाई 2023। दिन बताओ आप तो मुझे, दिन जल्दी से, दिन बताइए जल्दी से आप तो मुझे। 1 अच्छा 244 अभी लिख नहीं रहा, पहले 2-3 लोगों से कंफर्म कर लूं। 244 लिख दूं, देखो पीछे वालों पे कितना भरोसा है मुझे, उनने बोला तो लिख दिया मैंने। 244 मतलब कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ए। और बेटा आपने एक और गाड़ी खरीदी टोयोटा फॉर्च्यूनर 80,000 नॉट पुट टू यूज, सी कैटेगरी। एक आपके पास बेटा खटारा i20 पड़ी थी जिसको आपने 5,000 में बेच दिया। अच्छा ये 5,000 में जो आपने गाड़ी बेची ना, ये थी 3,000 की। ध्यान से सुनना, मेरे पास बेटा एक 3,000 की गाड़ी थी, मैंने अपने स्टूडेंट को लूट लिया, 5,000 में बेच दी। 3,000 की गाड़ी कितने में बेच दी, 5,000। कितना माइनस करोगे, अकाउंट्स होता तो सर 3 करते, लेकिन इनकम टैक्स में तो हमेशा कितना माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस। अरे लूट लिया या लूट गए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स बोलता है जो करा है ना बस हमें उतना अमाउंट दे दो। क्लियर है आपको ये चीज। तो यहाँ पर आप कितना माइनस कर दोगे, 5,000। बोल रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो एक काम करिए, ये आपके सामने फॉर्मेट है, ध्यान से सुनिए। ओपनिंग WDB में आपने लिख दिया 50,000, सबको क्लियर ही होगा। अच्छा असेट का एक्विजिशन आप ऐड करोगे, ऊपर ये 15,000 रुपए ए में आने वाला था, तो 15,000 आपने लिख दिया ए में। देखिए 15,000, सबको क्लियर है ये चीजें, ABC क्लियर है आपको।
इधर इधर ध्यान देके बात करिए, ए और ए बी सी के बाइफरकेशन क्लियर है आपको? ऐसा तो नहीं है ना ये ऊपर है तो ये इधर गिवन है ऑलरेडी ए बी और सी, इसको तो नहीं मानोगे? आपको दिन कैलकुलेट करना पड़ेंगे बेटा, एग्जाम में भी करना ही पड़ते हैं अपन को दिन कैलकुलेट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपना कितना, 20,000 रुपए आ जाएगा आपकी बी के अंदर, और 80,000 रुपए कहां पर आ जाएगा, सी के अंदर। कितना हो गया, 1,65,000। यही आ रहा है क्या फिगर? कैलकुलेटर चलाइएगा बच्चे, 1,65,000 आ रहा है। अच्छा, इसमें से आप क्या माइनस करते हो? सर वी रिड्यूस मनी पेबल। सर कैलकुलेशन ऑफ डेज बता दीजिए बेटा, अलग से बताता हूँ कैलकुलेशन ऑफ डेज, अभी यहाँ क्लास में बताऊंगा, ये लोग मुझे पीटेंगे। रुक जा, मैं बताता हूँ कैलकुलेशन ऑफ डेज। 1,65,000 में से आप क्या माइनस कर दोगे, मनी पेबल कितना, 5,000। तो 1,60,000 जो बचा उसको आप क्या नाम दोगे, WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। और बेटा उस 1,60,000 में आपको क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन निकालना सीखा नहीं है तो एक काम करते हैं, अपन देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन है, 10,500 रुपए। तो आपका क्लोजिंग ब्लॉक कितना आ जाएगा, 1,49,500, 1,49,500 आ जाएगा आपका क्लोजिंग ब्लॉक। अच्छा, अगले साल क्या यही ओपनिंग बनने वाला है? एग्री करते हैं इस चीज से? एक मेरा आपसे क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके बाद फिर अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। बच्चे मुझे एक चीज बता दो, कितनी बार मैं ये कैलकुलेशन करूंगा? जितने ब्लॉक होंगे सर उतनी बार ये सेम कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सर 15% भी करना पड़ेगा, अगर 40% प्लांट एंड मशीनरी होगा तो उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बता दीजिए, मेरे पास 10,000 आईफोन है, कितनी बार करूंगा? सिर्फ यही है, एक बार। क्योंकि ये किस में रहेगा, 15% प्लांट एंड मशीनरी। मेरा कितना ब्लॉक है बेटा, एक सिंगल ब्लॉक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ओनली वन टाइम फॉर दिस 10,000 मोबाइल्स। सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है अच्छे से? चलिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो 15% प्लांट एंड मशीनरी। बेटा हो सकता है आपका 40% प्लांट एंड मशीनरी भी होता, तो आपको एक बार उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता। और अब एक चीज शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जनरली आपके पास 2 ब्लॉक्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा ही होते हैं। तो आप बेटा ये फॉर्मेट तो लिखोगे ही, है ना, ये फॉर्मेट तो आपको बनाना ही है, ये फिगर्स तो आपको लिखना ही है। आप पता है क्या करना, यहाँ पर बना देना 15% प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ बना देना 14% प्लांट एंड मशीनरी। आप समझ रहे हो मेरी बात? वहीं पर पर्टिकुलर 15% प्लांट एंड मशीनरी, 40% प्लांट एंड मशीनरी। आपको बार बार फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर 2 से ज्यादा भी ब्लॉक है तो आप 3 बना देना, इससे ज्यादा नहीं आएंगे एग्जाम में। सबको क्लियर है इतनी बात? मैं आपको फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहो तो बेटा आप है ना, अगर आपको गधा हमाली करना है तो एक बार आप बनाना, फिर वापस से बनाना, फिर बना लेना यार, जितने ब्लॉक है उतनी बार बना लेना, आपकी मर्जी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, 15% प्लांट एंड मशीनरी, साइड में ही मेरा क्या बन जाता, 40% प्लांट एंड मशीनरी। और अगर 10% फर्नीचर भी होता तो वही साइड में मेरा क्या बन जाता, 10% फर्नीचर। क्लियर है आपको इतनी चीज? अब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अपन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन सीखने वाले हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज अकाउंट से रिलेटेड बता देता हूँ पहले, फिर अपन इनकम टैक्स की बात करेंगे। बहुत अच्छे से सुन लेना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आपको पता है अकाउंट्स में आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, अगर बेटा असेट आपका 90 दिन यूज हुआ ना तो अकाउंट्स में आपको डेप्रिसिएशन मिलता है 90 दिन का। एग्री करते हैं इस बात से? सर जितने दिन असेट यूज हुआ उतने दिन का क्या मिल जाता है, डेप्रिसिएशन। एक एक दिन का हिसाब लगाना पड़ता है आपको, एक एक दिन कैलकुलेट करना पड़ते हैं कि यार 95 दिन यूज हुआ तो 95 दिन का डेप्रिसिएशन मिलेगा मुझे। कहां पर बच्चे, अकाउंट्स के अंदर। ऐसा ही होता है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, इनकम टैक्स बेटा है ना, ये फालतू के झंझट में नहीं पड़ता। इनकम टैक्स बोलता है या तो डेप्रिसिएशन फुल दूंगा, या तो हाफ दूंगा, या तो नहीं दूंगा। अकाउंट्स क्या बोलता है, अगर 1 दिन यूज करा तो 1 दिन का दूंगा, 100 दिन यूज करा तो 100 दिन का दूंगा, 200 दिन करा है तो 200 दिन का दूंगा। इनकम टैक्स पता है क्या बोलता है, या तो पूरा दे दूंगा, या तो आधा ही दूंगा, या फिर नहीं दूंगा। और आपको पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा, अगर आपका असेट पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर है तो आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, फुल। इफ योर असेट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज, कौन सा वाला क्राइटेरिया था, बी वाला, तो अगर आप बी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, हाफ। और बेटा सी नॉट पुट टू यूज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलना कब से स्टार्ट होगा, जब आप असेट को पुट टू यूज कर लो। तो बेटा सी वाले में कोई भी डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। सब लोग ध्यान से कान खोल के सुन लेवें। मैंने आपसे क्या बोला, वापस से मुझे एक बार फॉर्मेट बता दीजिए जल्दी से, जल्दी। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक में क्या ऐड करने वाले हो, करंट ईयर का एक्विजिशन, कितने बाइफरकेशन के साथ, 3। पहला बाइफरकेशन का नाम बड़ी इज्जत के साथ बताया जाएगा, पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल।
कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? फुल। सेकंड बाइफरकेशन अगेन इज्जत के साथ बताया जाएगा, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाफ। तीसरा बाइफरकेशन बिना इज्जत के साथ बताया जाएगा, नॉट पुट टू यूज, कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्लियर है आपको इतनी बात? अब एक काम करिए बेटा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो आप कितने भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो गलती आप कर सकते हो आप डेप्रिसिएशन में ही कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड वो करूंगा कि जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ताकि 100% प्रूफ हो कि अपना डेप्रिसिएशन गलत कभी आ ही नहीं सकता उस तरीके से। क्लियर है? आप कसम खा लेना बेटा, तरीका आप ना अपना दिमाग लगाओगे कई तरीके से हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कई तरीके यहीं के यहीं। अभी आप बोलोगे सर 10,500 तो ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, लेकिन अगर आपको 100% करेक्ट हर बार आंसर चाहिए तो आपको वो तरीका फॉलो करना है, मतलब इसमें गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी आपकी। तो सब लोग ध्यान देंगे, अपना WDP ऑफ ब्लॉक 4 डेप्रिसिएशन कितना आया था आप तो मुझे ये बता दें जी। इधर नालायक को ध्यान से सुन लो, आप 1,60,000 की 3 हिस्से कर रहे हो, हमेशा 3 हिस्से करोगे आप। पहले हिस्से में आप क्या ले लोगे? नोट पुट टू यूज, कितना आ गया? 80,000। सेकेंड हिस्से में हमेशा क्या लोगे? लेस देन 180 डेज। और तीसरा हिस्सा हमेशा पता है क्या लोगे? बैलेंसिंग फिगर, ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से सुनना बच्चे, हमेशा क्या लोगे? बैलेंसिंग फिगर, कभी भी दिमाग मत लगाना, हमेशा क्या लोगे? बैलेंसिंग फिगर। आप कई तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा आपका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में आप डेप्रिसिएशन में गलती कर दो बेटा। हमेशा ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना। पहले आप क्या ले लोगे? नोट पुट टू यूज, फिर क्या ले लोगे? लेस देन 180 डेज। बचा हुआ सभी कहाँ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। एक चीज बताइए ईमानदारी से, नोट पुट टू यूज पे कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला ऐसा? अच्छा, इस पे कितना मिलने वाला है? और इस पे ये फिगर कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर सर, बैलेंसिंग फिगर आने वाला है 60,000। 60,000 आ रहा है क्या? इस 60,000 पे आपको कितना डिवीजन मिलने वाला है? फुल। अच्छा, 20,000 पे अगर आप हाफ लगाओगे, बेटा ध्यान से सुनना, हाफ का मतलब है आप रेट हाफ कर देना। आप डेप्रिसिएशन निकाल के भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना, आप रेट को ही आधा कर देना। तो 15 की जगह कितना कर दोगे? 7.5%। तो 20,000 का 7.5% आजकल कितना आ रहा है? 1,500। सर 20,000 का 7.5% आ जाएगा 1,500। और बेटा इधर तो आ जाएगा 0, और इधर कितना आएगा? 60,000 का 15% 9,000। आप इन तीनों को टोटल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन कितना? 10,500 रुपए। 10,500 रुपीज योर डेप्रिसिएशन। इसको आप कहां पर फिल कर दोगे बेटा? वहां पर फॉर्मेट में। तो देखिए फॉर्मेट में आपने कितना लिख दिया? 10,500। तो 1,60,000 में से आपने 10,500 माइनस कर दिया, तो आपकी कितनी वैल्यू बची है? 1,49,500 रुपीज की आपकी क्या बची है? वैल्यू। अब बेटा एक बार लास्ट बार और सुन लीजिए, क्या मुझे आपको बताना है, इसके बाद मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर मैं मतलब वो बच्चों के जो डाउट है छोटे मोटे वो देख लूंगा। एक बार प्लीज फोकस के साथ सुन लेना मेरी बात को, क्योंकि काम की बात बताने वाला हूं मैं आपको। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ गया क्या आपको? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? एक अलग जगह जाओगे और वहां पर आप WDP ऑफ ब्लॉक 4 डेप्रिसिएशन लिखोगे। उसको आप 3 हिस्से में तोड़ोगे। पहला हिस्से में हमेशा क्या आएगा? नॉट पुट टू यूज। दूसरे हिस्से में क्या आएगा? लेस देन 180 डेज। और तीसरे में क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर, जिसपे आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है? फुल। लेस देन 180 डेज पे कितना मिलने वाला है? हाफ। और नॉट पुट टू यूज में 0। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर चलाओगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब बच्चे एक बार लास्ट बार सुन लीजिए जो मुझे आपको बताना है। वापस से आइए फॉर्मेट पे। बेटा सब लोग ध्यान से सुनना, पीजीबीपी नाम का एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन ऑल सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजीबीपी। और इनकम टैक्स का भी सबसे मतलब पूरे सिलेबस का ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजीबीपी। और बेटा सबसे ट्रिकी अगर टॉपिक है तो कैपिटल गेन के बाद अगर सबसे ट्रिकी कोई टॉपिक है आपके सिलेबस का तो वो है पीजीबीपी, प्रॉफिट इन गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोपोजिशन। मतलब कैपिटल गेन इससे ज्यादा ट्रिकी है। कुछ नहीं, सब हो जाएगा। कुछ नहीं बेटा, कुछ डरने वाले की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बस सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, कितने आइटम थे? 11। सेक्शन नंबर 29 हाउ टू कैलकुलेट पीजीबीपी, आगे बढ़ो। सेक्शन नंबर 30 रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांटेड, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। देखो बच्चे भी गलती होती है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 30 के बाद 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांटेड मशीनरी एंड फर्नीचर। उसके बाद हमने एक प्यारा सा छोटा सा सेक्शन स्टार्ट करा, सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन, ओनर, बिजनेस, प्रोफेशन, लीज के केस में लेसर, हायर परचेज के केस में बिगिनिंग। छोड़ो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आएंगे अपन तो, पुट टू यूज या रेडी टू यूज। इनकम टैक्स में पुट टू यूज। क्लियर है आपको?
सबको क्लियर है बात? इसके बाद हमने देखा कितने क्लास डेप्रिशिएबल एसेट है? 4, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, इन 4 के अलावा बेटा अपन ने क्या देखा? 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। नाम के हैं 2 मेथड, सबके लिए कौन सा है? WDB। SLM सिर्फ किसके लिए है? पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन। क्लियर है आपको ये बात? फिर हमने क्या पढ़ा था? 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गए, 2 सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको WDB मिल रहा है तो ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, अगर आपको SLM मिल रहा है तो इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। कौन सा प्रैक्टिकल लाइफ में इजी है फॉर कैलकुलेशन पर्पस? सर ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में डेप्रिसिएशन आपको ब्लॉक वाइज कैलकुलेट करना है। और ब्लॉक मतलब क्या होगा? सेम रेट सेम क्लास। जितने ब्लॉक होंगे उतनी बार आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे अगर आप SLM में फंस गए, अच्छा SLM ऑप्शन था क्या? यस। किसके पास था? पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। अगर बच्चे आप SLM में फंस गए हो तो आपको पता है डेप्रिसिएशन हर एसेट पे इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ यू हैव 10,000 आईफोन तो आपको 10,000 आईफोन को एक साथ नहीं देखना, सबको अलग अलग देखना पड़ेगा। पूरे 10,000 को आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर एसेट को सेपरेटली इज्जत दी जाएगी। कौन से मेथड में बेटा? इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। सबको ये बात क्लियर है? अच्छा, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में फॉर्मेट जो देखा बेटा, वही फॉर्मेट अपने सबसे ज्यादा काम का है। ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक प्लस क्या कर दोगे? एक्विजिशन विद 3 बाइफर्केशन A, B एंड C। व्हाट विल बी, मतलब A के अंदर क्या आने वाला है? एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। लेस देन 180 डेज में क्या आने वाला है? एसेट एक्वायर्ड बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। और C में क्या आने वाला है? नॉट पुट टू यूज। अच्छा, A में आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? फुल। B में कितना मिलेगा? हाफ। C में कितना मिलेगा? 0। 1 करोड़ के एसेट थे, 20 लाख के और खरीदे, 3 बाइफर्केशन के साथ ऐड कर दिए तो आपके पास टोटल एसेट कितने हो गए? 1 करोड़ 20 लाख। 5 लाख का एसेट बेच दिया तो क्या लेस कर दोगे मनी पेबल? कितना माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। ऑलवेज कितना माइनस करोगे बच्चे? सेलिंग प्राइस। आपका क्या आ जाएगा? WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगा? WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। यहां तक क्लियर है बिल्कुल एब्सोल्युटली सबको? अब बेटा मैं आपको बता दूं, WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन आएगा ना, यहां मुझे आपको एक चीज बतानी है कि बेटा इसके नीचे आपका फॉर्मेट में क्या लिखा है? लेस डेप्रिसिएशन, और नीचे क्या रहेगा? क्लोजिंग WDB। मैं आपको बता दूं, ये जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे ना, यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर वर्किंग नोट नंबर 1। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यहां पर क्या डाल दोगे? एक लिंक डाल दोगे। किसका लिंक डाल दोगे? वर्किंग नोट नंबर 1। और बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 ये था जो अपन ने अभी करा था, जिसको अपन ने मिटा भी दिया शायद। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या आने वाला है बेटा? WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 1,60,000। उसके 3 हिस्से कर दोगे, A, B और C। सॉरी, A, B और C मत करना। उसको कैसे करोगे बेटा? नॉट पुट टू यूज, लेस देन 180 डेज और बैलेंसिंग फिगर। सर नॉट पुट टू यूज में 0, लेस देन 180 डेज में हाफ, फुल। क्लियर है आपको? जो भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा कैलकुलेट हो गया, उसको कहां पर लिखोगे? अपने फॉर्मेट में। और आपका क्या जाएगा? क्लोजिंग WDB ऑफ ब्लॉक। क्या आपको फॉर्मेट क्लियर है? और बेटा अगर मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे तो क्या बार बार फॉर्मेट लिखोगे? कोई मना नहीं करेगा आपको। आपका पेन मतलब ICAI आपको पेपर भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन आपकी मर्जी है बेटा। आपको अपना टाइम बचाना है तो आप क्या करोगे? सर यहीं पर 15% के साइड में एक और बना देंगे 40%, और एक और क्या बना देंगे? 10% अगर होंगे तो। सबको क्लियर है ये चीज? अब अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ऑनलाइन वाले होनहार बच्चे मुझसे डाउट पूछ लें, जो भी उनके डाउट्स थे। चलिए एक चीज और आपसे पूछ रहा हूँ, बस कोई नहीं बताएगा। WDB मेथड मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में स्टार्टिंग कहां से होगी? ओपनिंग WDB। कहां से आएगी? क्वेश्चंस में दिया होगा पिछले साल की क्लोजिंग WDB ही करंट ईयर की क्या बन जाएगी? ओपनिंग WDB। उसमें क्या ऐड करोगे? सर जो भी एसेट खरीदेंगे करंट ईयर में 3 बाइफर्केशन के साथ ऐड करेंगे। तीनों बाइफर्केशन बताओ? A, B और C। पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, और तीसरा क्या था? नॉट पुट टू यूज। एक सेकेंड, 180 दिन से ज्यादा अगर पुट टू यूज करा तो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? फुल। 180 दिन से कम करा तो हाफ, नहीं करा तो? अच्छा अकाउंट्स में तो अगर अपन जितने दिन करते हैं उतने दिन का मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? या तो फुल या हाफ या फिर 0। बात क्लियर है सबको? इतनी बैठ जाइए। ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक में आपने क्या ऐड कर दिया? एसेट का एक्विजिशन 3 बाइफर्केशन के साथ। कौन कौन से यार? 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज और नॉट पुट टू यूज। अच्छा माइनस क्या कर दोगे आप? वर्ड क्या लिखोगे? मनी पेबल। और हमेशा क्या माइनस करोगे? कसम खा रहे होगे सेलिंग प्राइस माइनस करोगे। क्वेश्चन में लिखा होगा 10 करोड़ का एसेट है, 1 करोड़ में बेच दिया तो 10 तो नहीं करोगे कभी भी? पक्का? अगर कर दिया तो बेटा मार्क्स इतने मिलने वाले हैं। अगर कर दिया तो मार्क्स इतने मिलेंगे आपको। तो आपको कितना करना है यार? सेलिंग प्राइस
आपको कितना माइनस करना है बच्चे? सेलिंग प्राइस, ध्यान रखना। अच्छा, आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। आपको पता है उसमें से क्या माइनस करने को मिलेगा? डेप्रिसिएशन। और आपका क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग WDV। मैंने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बताया था। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1। वहां पर आप कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन। कहां से स्टार्ट करोगे सर? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। कहां से स्टार्ट करोगे बच्चे? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। उसके कितने हिस्से करोगे? 3 हिस्से। पहले हिस्से में क्या आएगा? नॉट पुट टू यूज। दूसरे हिस्से में क्या आएगा? लेस देन मॉनिटरी डेज। और तीसरे में क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, पहले वाले हिस्से में 0, सेकंड वाले में हाफ, लास्ट वाले में फुल। आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। और बेटा जो भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा उसको आप कहां पर लिख दोगे? आपके मेन सॉल्यूशन में लिख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग WDV। सबको इतनी बात क्लियर थी? अब देखना कुछ चीजें अपन पढ़ेंगे जो ऑलरेडी शायद आपको पता है अभी। और इसके बाद फिर मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। पहले तो ये 2-3 फर्जी चीजें पढ़ो। देखिए सब लोग ध्यान देंगे, WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन, इसके 3 हिस्से हो रहे हैं यार। 3 हिस्से कौन कौन से हो रहा है? असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, इस पे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 0। असेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज, कितना मिलेगा? हाफ। और बेटा बाकी का जो भी फिगर आने वाला है जिसको आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे उस पे कितना मिलेगा? फुल। ऑलरेडी पता है ये बात आपको। चलिए इसके बाद बेटा कुछ थिंग्स टू बी नोटेड, मतलब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, मतलब कुछ काम की चीजें हैं, इसको एक बार देख लीजिए। पहले वाले पॉइंट के साथ एक बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा है? इफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग करंट ईयर बट नॉट पुट टू यूज देन नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। क्या सही लिखा है? बेटा लिखा है अगर असेट आपने खरीद लिया लेकिन पुट टू यूज नहीं करा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है? हाउएवर इट शुड बी एडेड टू ब्लॉक ऑफ असेट। सर जब आप ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे ना तो उसमें जब A, B और C में क्या C नंबर पे यही वाले असेट्स आते हैं। मतलब आपको पता है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बेटा असेट पे भले ही डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको ब्लॉक में उसको फिर भी दिखाना पड़ेगा। किस किस को बात समझ आ रही है? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लिंक करवा देता हूं बेटा। यहाँ पर ये जो अपन ने फॉर्च्यूनर को ऐड करा था ना 80,000, क्या इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिला था? नहीं, फिर भी आपने इसे ऐड किया था क्योंकि आपको करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको करना पड़ेगा बेटा, लॉ ने बोला है आपको करना पड़ेगा। सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट भी आपको ऑलरेडी पता है, ध्यान दीजिए एक बार पढ़िए उसको। एक्चुअल सेल्स प्राइस ऑफ असेट शैल बी रिड्यूस ऑलवेज। हमेशा क्या माइनस करोगे मनी पेपर में? सेलिंग प्राइस। हमेशा क्या माइनस करोगे बेटा? सेलिंग प्राइस। कभी भी क्या नहीं करोगे यार? फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी, कोई सी भी वैल्यू नहीं करोगे। हमेशा ऑलवेज यू विल रिड्यूस सेलिंग प्राइस। ये भी चीज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अरे यस और नो? बेटा तीसरी चीज ध्यान से देखिए, फोर्थ वाली चीज तो अपन को पढ़ना ही नहीं है। एक बस तीसरी चीजें जो आप देख लीजिए जो काम की है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। पढ़िए क्या लिखा है इसमें? मनी पेबल। बेटा सीधी सी बात है, इधर ध्यान से सुन लो सभी लोग। ये जो फॉर्मेट है आपके सामने, कहां गया ये है। सब लोग बेटा ध्यान से सुन लेना वरना बाद में आपको दिक्कत आएगी इसमें। आपने असेट बेचा, यहां पर आप कहां माइनस करते हो सर? मनी पेबल के अंदर। कितना माइनस करते हो ये बताओ? सेलिंग प्राइस। बेटा अगर आपने बेचा नहीं है ना, अगर आपने बेचा नहीं है, असेट डिस्ट्रक्ट हो गया था, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ना वही पता है क्या मान लिया जाता है? आपका सेलिंग प्राइस। तो सर अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो क्या हम इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर देंगे? यस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब यहां पर दो ही चीज माइनस हो सकती है, या तो सेलिंग प्राइस या फिर इंश्योरेंस क्लेम। तो देखिए एक बार वापस से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? मनी पेबल मींस, मनी पेबल में क्या आने वाला है बेटा? या तो सेलिंग प्राइस आने वाला है या फिर इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है। और लेकिन इंश्योरेंस क्लेम आने की एक ही वजह है बेटा, असेट क्या हो गया हो आपका? डिस्ट्रॉय। जब असेट डिस्ट्रॉय होगा तो ही आपको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो उसको भी आप मनी पेबल के अंदर क्या कर दोगे? माइनस। किस किस को ये बात क्लियर है अच्छे से? और किस किस को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी क्लियर है? पक्का? अभी तक जितना पढ़ा सब क्लियर है? एक काम करिए, एक प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 32(1) लिखा है। व्हाट डज प्रोविजो मीन? पहले तो मुझे ये बता दीजिए बेटा, ये काम का है आपके, है ना? आज अपन जो भी पढ़ने वाले हैं ये अपना काम का है। अभी तक अपन ने कुछ भी चीज काम की नहीं पढ़ी है। चलिए प्रोविजो टू सेक्शन 32(1), व्हाट डज प्रोविजो मीन्स? नहीं, आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता? चलिए पहले तो इधर ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लॉ समझ लेते हैं अपन। लॉ में कैसी क्या लैंग्वेज होती है बेटा? लॉ में एक जगह लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग।
वर्ड देखिएगा बेटा, जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए बातें, इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका इनकम टैक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। एक वर्ड लिखा है आपके सामने क्या लिखा है, नोट विथ स्टैंडिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ऊपर कोई सा सेक्शन, आप कोई सा एक्ट पढ़ रहे हो, ऊपर आपने एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 45, अज्यूम कर रहा हूँ 2 मिनट, सेक्शन नंबर 45 पढ़ा, इसके बाद बेटा अब आप पढ़ रहे हो सेक्शन नंबर 46। तो सेक्शन नंबर 46 पता है कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसकी लैंग्वेज देखिए, बोल रहा है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 45। मतलब आप सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हो सर, हम सेक्शन तो पढ़ रहे हैं 46, लेकिन 46 किसको नोट विथ स्टैंड कर रहे हैं सर, सेक्शन नंबर 45 को। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है सर सेक्शन 46 बोल रहा है बेटा सेक्शन 45 में जो भी लिखा है भाड़ में जाए, जो मैं बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा। आप समझना मेरी बात, वर्ड नोट विथ स्टैंडिंग बहुत हैवी वर्ड है। सेक्शन 46 बाप सेक्शन है बेटा, किसका बाप सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45। आपको पता है वो क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि सेक्शन 45 में जो लिखा वो जाए भाड़ में, जो मैं बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है यार, नोट विथ स्टैंडिंग। आज के बाद आप इसको क्या रीड करोगे, भाड़ में जाए। और आपको पता है यहां पर तो इसने भाड़ में किसको भेजा है बेटा, सेक्शन नंबर 45। लॉ के अंदर कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनीज एक्ट में जो लिखा भाड़ में जाए, जो मैं बोलूंगा आपको वो मानना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। कभी कभी बेटा लिखा रहता है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इतने इतने सेक्शंस में, मतलब सेक्शन की रेंज दे दी जाती है। तो बेटा आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, यहां पर आपके पास 2 सेक्शन है 45 एंड 46, किसकी सुनना पड़ेगी आपको, किसकी सुनना पड़ेगी सर, 46 की, क्योंकि 46 एक बाप सेक्शन है, क्योंकि उसकी वर्डिंग क्या है यार, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर सेक्शन नंबर 45। अच्छा एक और सेक्शन होता है बेटा, एक और तरीके से होता है, पता है एक और, वापस से अपन इसी सेक्शन नंबर 46 को ले रहे हैं, इस बार अपन लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं बेटा। इसका इनकम टैक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब बातें आपको पता होना चाहिए ताकि आप लॉ को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया नोट विथ स्टैंडिंग। इसके अलावा बेटा कभी कभी सेक्शन स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। बेटा वर्ड पता है मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सिर्फ ये नोट विथ स्टैंडिंग, ये सब्जेक्ट टू, बाकी तो लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर रहा हूं। जैसे यहां पर नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट मैंने ड्राफ्ट किया है, ऐसे बेटा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन नंबर 45। इसका मतलब पता है क्या है, इस बार बेटा 45 बाप है, इस बार कौन सा सेक्शन वहां पे 45, मतलब 46 बोल रहा है। अगर 45 ने कुछ और नहीं बोला तो मेरी बात सुन लेना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। इस बार दोनों में से कौन सा सेक्शन वहां पे यार, 45। अगर नोट विथ स्टैंडिंग लिखा है तो बाप कौन है यार, सेक्शन नंबर 46। अगर सब्जेक्ट टू समझ रहे हैं ना, मतलब 45 में जो लिखा है अगर उसको छोड़ दो तो मेरी बात सुनना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 45, मतलब सीधी सी बात है बेटा, पहले वाले केस में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो किसकी बात सुनने वाले हो, 46। और सेकंड वाले केस में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो आप किसकी बात सुनोगे, 45, क्योंकि इस बार बाप कौन है, सेक्शन नंबर 45। सबको ये बात क्लियर है बेटा। एक और वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका मतलब है प्रोविजो। एक सेक्शन 48 पढ़ोगे आप इनकम टैक्स के अंदर, कैपिटल गेन में, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में सेक्शन नंबर 48 पढ़ोगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 48 एक काम का सेक्शन होने वाला है आपका, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। जैसे आपने सेक्शन नंबर 29 पढ़ा था, हाउ टू कैलकुलेट पीजीपीपी, वैसे ही आपका होने वाला है सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। आपको सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं आपको, सिर्फ आपको वो टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा है बेटा सेक्शन नंबर 48 ऑफ इनकम टैक्स में कि आपको कैपिटल गेन ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नीचे लिखा है प्रोविजो 1, फिर लिखा है बेटा प्रोविजो 2। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर प्रोविजो का मतलब क्या होता है? कोई तो क्लास में ऐसा बच्चा होगा जिसको पता होगा व्हाट डज प्रोविजो मींस। जी नहीं, देखिए तुक्का नहीं लगाना। इनकम टैक्स की क्लास में एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे जब मैं पूछूं आप गलत आंसर बता सकते हो, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मतलब पता है। अगर पता हो तो बता दो, नहीं पता तो ठीक है मैं बताऊंगा, नहीं पता चलिए। बेटा प्रोविजो का मतलब होता है आज के बाद, लेकिन ध्यान रखना ये सब बातें। प्रोविजो का मतलब होता है सेक्शन 48 में जो लिखा है ना उसका एक्सेप्शन। मतलब अगर ये 48 का प्रोविजो है तो ये 48 का क्या है बेटा? एक्सेप्शन। अच्छा एक्सेप्शन तो आपको वर्ड अच्छे से समझता है यार, व्हाट डज एक्सेप्शन मींस? अरे यस और नो? तो बेटा प्रोविजो का मतलब आज के बाद आप क्या रीड करोगे? दिस इज एक्सेप्शन। तो अगर ये सेक्शन 48 का प्रोविजो है तो ये सेक्शन 48 का पता है क्या है? एक्सेप्शन। मैं आपको बताऊं इस सेक्शन नंबर 48 के अंदर 7 प्रोविजो हैं, पढ़ोगे आप?
इस सेक्शन नंबर 48 के अंदर 7 प्रोविजन है, मतलब इसके टोटल कितने एक्सेप्शन है यार? 7। तो यार 3 चीजें मैंने आपको कौन कौन सी चीज बताई। फर्स्ट इज नोट विद स्टैंडिंग। नोट विद स्टैंडिंग मतलब ये बाप है बेटा, नोट विद स्टैंडिंग लिखा है तो यार जिसके बारे में लिखा है ना ये उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। सेकंड मैंने आपको बताया सब्जेक्ट टू, इस केस में उल्टा हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया प्रोविजो। तो प्रोविजो का मतलब आज के बाद आप क्या मान के चलोगे यार? दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर अपन इसका डिस्कशन क्यों कर रहे थे, क्योंकि बेटा लॉ में एक लैंग्वेज आई, यहाँ पर एक वर्ड लिखा आया, क्या लिखा आया? प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1। मतलब बेटा इनकम टैक्स में जो आपने अभी डेप्रिसिएशन पढ़ा ना, ये उसका कुछ क्या है? एक्सेप्शन। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, ये एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये एक्सेप्शन, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बारीकी टेस्ट हुई है और मैं आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता हूँ। तो आप एक काम करिए, इसको रीड करके कोई मुझे इंटरप्रीट करके बता दीजिए। इतनी सी बात को चैलेंज है मेरा आप लोग को, इसको एज अ चैलेंज लीजिए और इतनी सी बात को आप रीड करके बता दीजिए सही मायने में क्या लिखा। रीड करके मतलब इंटरप्रीट करके बता दीजिए आप मुझे। बड़ी शानदार बात लिखी है, बड़ी बारीकी है। आप समझोगे बेटा लॉ में इतनी सी लैंग्वेज का कितना गहरा मतलब हो जाता है। इधर प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 32(1) बेटा एक बार ईमानदारी से इसको रीड करो, मैं आपको एज अ चैलेंज दे रहा हूँ और इसको हल्के में मतलब। देखो इधर लिखा है खतरा, लिखा भी है खतरा, सिंगल लाइन है, आप इसको सही से इंटरप्रीट करके बता दो मान जाऊंगा। अच्छा एक सेकंड, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था बेटा, हो सकता है आप में से भी किसी को डाउट हो। बेटा पुट टू यूज का मतलब होगा फर्स्ट टाइम पुट टू यूज कब हुआ। ठीक है, पुट टू यूज का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम पुट टू यूज कब हुआ। जैसे मान लीजिए 31 जुलाई को हुआ, तो यार 31 जुलाई के बाद एक बार यूज हो गया तो फिर वो मान लिया जाएगा कि अब वो जिंदगी भर क्या रहने वाला है? पुट टू यूज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी बच्चे ने पूछा था सर एक बार यूज करा फिर उसके बाद नहीं करा फिर वापस से कर लिया तो क्या पुट टू यूज बार बार आएगा? नहीं, पुट टू यूज बेटा एक ही बार होगा और पहली बार जब आप करोगे उसको आप क्या बोलोगे? पुट टू यूज। बारीकी कौन बताना चाहता है मुझे? बेटा अगर आपने बता दिया तो रोला बन जाएगा क्लास में, रोला। ये परफेक्ट आंसर है, ये परफेक्ट आंसर है। एक बार वापस से क्लास सुनेगी। अब बेटा आप सब लोग चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, एक बार रिपीट। सर एक्विजिशन में आपकी वर्ड मतलब आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ। सर एक्विजिशन पिछले साल किया था, पुट टू यूज पिछले साल नहीं किया था, पुट टू यूज करंट ईयर में कर रहे हैं, अगले साल। ठीक है, 180 डेज से कम यूज किया है तो भी फुल लगेगा। वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहाँ पर देखिए वर्ड देखिए, एक बार मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ फिर मैं आपको इंटरप्रीट करके दूंगा। बारीकी है यहाँ पर, सब लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा दिक्कत होगी अगर आप फोकस नहीं करोगे, और ये आपको लॉ की बारीकियों को पढ़ना सीखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50%। डेप्रिसिएशन आपका 50% हो जाएगा, मतलब वो 180 दिन से कम है तो 50% हो जाएगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या लिखा है? इफ असेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने खरीदा अगर आपने उस साल उसको 180 दिन से यूज किया था तो आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? हाफ। जिस साल खरीदा उस साल अगर 180 दिन से कम यूज किया तो आपको कितना मिलेगा? हाफ। बेटा एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, इस एग्जांपल से ही ये चीज समझ आएगी बच्चों को। 2022-23 में आपने खरीदा है, परचेज्ड किया है, पुट टू यूज नहीं किया। 22-23 में आपने खरीदा लेकिन आपने उसको क्या नहीं किया यार? पुट टू यूज। आपने बेटा 23-24 में इसको पुट टू यूज किया और मैं आपको बताऊं कब किया है? 25 मार्च 2024। सिर्फ कितने दिन पुट टू यूज किया है? 5 या 6 दिन। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिर भी कितना मिलेगा? फुल। क्योंकि ये जो फुल और हाफ के चोचले ये सिर्फ इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन चेक करना है। अगले सालों में तो बेटा डेप्रिसिएशन आपको कितना ही मिलने वाला है? फुल। आप समझ लिए मेरी बात? पुट टू यूज तो बेटा अगले साल भी कितने ही दिन किया है? 6 दिन। लेकिन बेटा ये फुल और हाफ वाले जो चोचले हैं ये सिर्फ आप कौन से वाले साल देखोगे? इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। कभी भी कौन से वाले साल नहीं देखोगे? इन सब्सिक्वेंट ईयर। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दिया है, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल आप लोगों के सामने दिया है। इसको देखिए, सॉल्व करिए और अगर आपसे बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर मुझे बताइए कि सर नहीं बना। जल्दी, एक एग्जांपल आपके सामने दिया है, काम का है ये। सर ईयर ऑफ एक्विजिशन 22-23 है, ठीक है, पुट टू यूज भी 22-23 में किया। सर उसी साल पुट टू यूज किया और कितने दिन किया? लेस देन 180 डेज। बेटा जिस साल खरीदा उस साल ही पुट टू यूज किया, लेस देन 180 डेज, कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाफ। तो 22-23 में आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा बेटा? हाफ। लेकिन सेकंड वाला एग्जांपल दीजिए बेटा, ये 2 एग्जांपल हैं, आपको पता है 2 एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, बताइए मुझे जल्दी से। सर एक्विजिशन 22-23 में किया है लेकिन 22-23 में यूज नहीं किया, मतलब 22-23 में बेटा जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा होगा तो क्या ये सी कैटेगरी में आया होगा? अरे सी में आया होगा ना, नॉट पुट टू यूज।
अगले साल आपने पुट टू यूज किया कब? 23-24। अगले साल आपने पुट टू यूज किया और बेटा अगले साल आपने पुट टू यूज 180 दिन से कम किया, भले ही कम किया, इस बार फुल या हाफ नहीं करोगे, इस बार तो कितना ही मिलेगा? फुल। क्लियर है आपको? देखिए क्या लिखा है, आपने पुट टू यूज कब करा था? 22-23 में, सॉरी 22-23 में खरीदा था, पुट टू यूज आपने अगले साल करा है, तो आपको डेप्रिसिएशन ऑलवेज फुल रेट मिलेगा बेटा, कभी भी आपको हाफ रेट नहीं मिलेगा। हाफ रेट का चोचला कभी होगा जब आपने जिस साल खरीदा है उसी साल पुट टू यूज 180 दिन से कम करा तो फुल या हाफ, वरना तो क्या ही होने वाला है? फुल। सबको क्लियर है ये चीज? अच्छा बच्चे, किसी बच्चे को पता है, बहुत किसी बच्चे का दिल दुख जाएगा डेप्रिसिएशन क्लेम करने में अगर असेट 31 मार्च को खरीदा होगा, एक दिन यूज हुआ, आपका पता है दिल दुख जाएगा कि यार क्यों इस पे हाफ रेट का डिप्रिसिएशन भी मिले, लेकिन क्या आपके पास ऑप्शन है? नहीं, फुल, हाफ या फिर जीरो। एक दिन भी यूज हुआ मतलब क्या 180 दिन से कम यूज हुआ है? यस। मतलब कौन सी कैटेगरी में आने वाला है? बी कैटेगरी में। और बेटा बी कैटेगरी में कितना डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा? हाफ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अपना दिल मत दुखाना बेटा, सरकार आपको दे रही है बेनिफिट, एक दिन भी यूज करा तो कितने साल का दे रही है? आधे साल का। आप चुपचाप उस बेनिफिट को ले लोगे। क्लियर है आपको ये बातें? चलिए, ये बारीकी किस किस को क्लियर है ईमानदारी से बताइए मुझे, क्योंकि ये बारीकी बहुत काम की है। आपको पता है ये यहां पर ये लिखा है बेटा, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल आपने खरीदा अगर उस साल 180 दिन से कम यूज हुआ तो फुल या फिर हाफ। बैठ जाए, वेरी गुड। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये इस टाइप की चीज आपको टेस्ट नहीं की जाएगी एग्जाम में, ठीक है? टेस्ट आपको वही किया जाएगा लेस देन 180 डेज, मोर देन मतलब 180 डेज और मोर, मतलब फुल या हाफ। ये तो मैं आपको बता रहा था कि लॉ में देखिए कितनी बारीकी होती है। तो और प्रोविजो, लेकिन आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, प्रोविजो, नॉट विद स्टेटिंग सब्जेक्ट टू, ये सब क्लियर रहेंगे आपको। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आप एक दो मिसलिनियस पॉइंट पढ़ना है अपन को डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में अपना बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ये जो पॉइंट पढ़ना है ना, इस पे फोकस के साथ सुनना अच्छे से। पहली बार में सुन लोगे, समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। क्या लिखा है यार? डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन। एक मिनट, अमलगमेशन क्या होता है सर? a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज अमलगमेशन। सर ए बी माइनस बी, दिस इज डीमर्जर। और क्या लिखा है? सक्सेशन। सक्सेशन तो आप सब समझते हैं यार, इनहेरिटेंस वगैरह। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये वाली चीज भी एग्जाम में आ जाए इसकी चांसेस बहुत कम है सीए इंटर लेवल पे, लेकिन आप लोग एक बार में समझ लेना, इजी है। अगर बेटा कभी, ध्यान से सुनना सब लोग, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, आप तो एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। अब एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल अपन लेते हैं। वोडाफोन का किससे में मर्जर हुआ था? आइडिया में। तो यार एक ये कंपनी है वोडाफोन और एक कंपनी है हमारी आइडिया। अच्छा वोडाफोन की क्या बैलेंस शीट होगी? यस। और क्या आइडिया की भी बैलेंस शीट रही होगी? यस। क्या वोडाफोन के असेट्स होंगे? अरे यस और नो? क्या आइडिया के भी होंगे? यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्योंकि इन दोनों का अमेलगमेशन हो गया वोडा आइडिया, वोडा आइडिया की भी बैलेंस शीट होगी। और इसके पास पता है, इसके पास बेटा मान लीजिए 5 असेट थे और इसके पास 7 असेट थे, तो आप मुझे बताओ वोडा आइडिया के पास कितने होंगे? 12। बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं अपन। वोडाफोन के पास कितने थे? 5। आइडिया के पास कितने थे? 7। तो भैया जब ये दोनों कंपनी खत्म होकर एक नई कंपनी बन गई है तो पूरे के पूरे 12 सेट किसके पास आने वाले हैं? वोडा आइडिया के पास। इस चीज से एग्री करते हैं सब लोग? बेटा अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करिएगा, क्योंकि आज अपन को डिस्कशन ही करना है मेनली। सोच समझ के आंसर करिएगा, यहां पर डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? क्योंकि 3 असेसी है बेटा, वोडाफोन, आइडिया और वोडा आइडिया। तो आपका क्या क्वेश्चन, आपका आंसर है सर डेप्रिसिएशन मिलेगा वोडा आइडिया को। बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन वोडाफोन को भी मिलेगा, वोडा आइडिया को भी मिलेगा और आइडिया को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बेटा दोनों एक हो गए, लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट पे, जैसे मान ले यार ये 2 अप्रैल को एक हुए हैं, तो बेटा 2 अप्रैल तक तो वोडाफोन थी ना, तो वोडाफोन का 2 अप्रैल मतलब 2 दिन का इनकम टैक्स का रिटर्न किसका फाइल करना पड़ेगा? वोडाफोन का। अरे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं होता कि उस पर्सन का रिटर्न फाइल नहीं होगा बेटा, उसके सक्सेसर को करना पड़ेगा। एक दिन भी होगा तो एक दिन का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, प्लीज फोकस के साथ सुनेंगे। बेटा यहां पर वोडाफोन, आप मुझे बताओ वोडाफोन आज की तारीख में है या गई? आइडिया आज की तारीख में है या ये भी गई? आज की तारीख में तो क्या है ना, आज की तारीख में तो कौन प्रेजेंट करता है बेटा? वोडा आइडिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मैं आपको मतलब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कैसे आप करोगे।
मान लीजिए आपके सामने डेप्रिसिएशन आया है 3,65,000 रुपए, और ये डेप्रिसिएशन कैसे आया होगा बेटा, आपने ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया होगा कितना डेप्रिसिएशन आया, 3,65,000 अज्यूम किया है भाई अभी बेटा, आपको पता है। और ये पता है किसके असेट के ऊपर है, ये वोडाफोन के असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आपका आया है 3,65,000 रुपए। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक डेट बता रहा हूं जो कि रेलेवेंट हो जाएगी, डेट ऑफ अमेलगमेशन। सब लोग इधर ध्यान से सुनो, सब लोग आपका डेप्रिसिएशन कितना आया बच्चे, प्लीज सीए फाइनल का कंसेप्ट है, इसको सुन लो अच्छे से। अपन 100% कवरेज के साथ ही सिलेबस को करेंगे ताकि सीए फाइनल में भी आपको दिक्कत नहीं होगी उससे। इधर ध्यान से सुन लेना, आपको ये पूछेगा नहीं कभी एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक बार सुन लोगे ना आपको बात क्लियर हो जाएगी। बेटा वोडाफोन को कितना डेप्रिसिएशन, वोडाफोन का डेप्रिसिएशन आपने ही कैलकुलेट किया होगा ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, कितना आ गया 3,65,000। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है क्या करना है, आपको देखना है कितने दिन वोडाफोन एग्जिस्ट करती थी एंड कितने दिन वोडा आइडिया एग्जिस्ट करती है। मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं, आप तो मुझे बताओ साल भर में कितने होते हैं। सर साल भर में होते हैं 365। चलो मैंने आपको बता दिया बेटा 90 डेज करती थी वोडाफोन, मतलब ये कितने दिन करती होगी 275। अरे ये नो, ये आपको बेटा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आप समझ रहे हैं ना ये सर, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वहां पर एक डेट ऑफ अमेलगमेशन दी होगी कि किस दिन अमेलगमेशन हुआ है, तो बेटा अमेलगमेशन जहां तक जिस दिन हुआ है उस दिन से नई कंपनी आ जाएगी और उस दिन तक कौन सी कंपनी रहेगी, पुरानी। अब बेटा जो भी आपको डेप्रिसिएशन होगा ना आपको इन दोनों में डेज के अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा, मतलब सर 90 डेज का डेप्रिसिएशन किसको मिलने वाला है, वोडाफोन को। 90 डेज का डेप्रिसिएशन बच्चे किसको मिलेगा, वोडाफोन को। आपको पता है 90 डेज का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 90,000, वो यहां कितना आ जाएगा 2,75,000। आप समझना मेरी बात, आपको क्या करना है आप मुझे बता दीजिए ना, 1 मिनट इसको मैं हटा रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए क्या करना है आपको। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, अमेलगमेशन के केस में डेप्रिसिएशन पुराने वाले को मिलेगा या नए वाले को मिलेगा या दोनों को मिलेगा। सुन लो अच्छे से बात को, पुराने को मिलेगा, नए को मिलेगा या दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं पहले आपको करना क्या है, आप तो ये ऐसा मान लेना बेटा कुछ हुआ ही नहीं है और आप तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देना नॉर्मली। आपने नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, कितना आ गया आपका 3,65,000। अरे आपने नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है बच्चे, कितना आ गया 3,65,000। बेटा जो भी आपका डेप्रिसिएशन आए ना उसको आप नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग बांट देना कि कितने दिन पुरानी वाली कंपनी एग्जिस्ट करती थी और कितने दिन कौन सी वाली कंपनी एग्जिस्ट करती है, नई वाली। तो यहाँ पर मैंने आपको 90 और 275 दे दिया, तो आप इस 3,65,000 को क्या इसमें बांट दोगे। और बेटा बांटना आता है या नहीं आता, 1 मिनट रुक जाओ, 90:275 का रेशियो निकाल दूं। ओके मतलब कैसे बताओ, अच्छा चलो ठीक है, और कोई इजी वे में बता सकता है क्या। सर 3,65,000 इंटू 90, बैठ जाओ अस्मिता, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ। देखो पता है इसने भी रेशियो में ही बांटा है, बस इसने बताया नहीं कि रेशियो में बांट रही है, इसने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया। हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करने की जरूरत बेटा वो मैथमेटिक्स में पड़ती है, नॉर्मली आप है ना कैलकुलेटर आपके पास होता है, आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको बांट सकते हो। बिल्कुल मतलब जो तूने बताया वही इसने बताया, बस इसने रेशियो वर्ड नहीं यूज किया था मैथमेटिकली। चलिए इसीलिए मैंने रेशियो के नाम पे रुक गया था मैं, क्योंकि मेरे मैथ्स वाले नॉन मैथ्स वाले बच्चे डर जाएंगे। तो ये किस किस को क्लियर है कंसेप्ट, कंसेप्ट किस किस को क्लियर है, सिंपल सी चीजें क्लियर है आपको। क्या पढ़ क्या रहे थे वैसे अपन, चलिए बेटा अगर आपको इतना क्लियर है ना मतलब आप समझ लीजिए हो गया डेप्रिसिएशन। अब अगर आपको इतना क्लियर है सबको ये बात, चलिए एक काम करिए, एक बार मुझे सेक्शन नंबर 32 में, क्योंकि बेटा एक मटेरियल मतलब आप समझ लीजिए 90% पोर्शन हो चुका है अपना डेप्रिसिएशन का, बैठ जाइए एक बार मुझे बता दीजिए डेप्रिसिएशन में आपने क्या क्या पढ़ा, लिंक में लाइए चीजों को।
सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट एज वेल एज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। क्या क्या पढ़ा है बच्चे आपने? डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए 2 फर्जी कंडीशन, ओनर और बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा एक काम करेंगे ना, थोड़ा स्पीड में करेंगे, थोड़ा रैपिड राउंड, रैपिड फायर। 30% ओनर में हूं, मुझे कितना मिलेगा? 70% ओनर मिसेस माज है, उन्हें कितना मिलेगा? पूरा का पूरा ओनर में हूं लेकिन एसेट को यूज कर रहा हूं, घर पे कितना मिलेगा? पक्का? अच्छा जो एसेट है उसमें 20% पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो मुझे बिजनेस में कितना मिलेगा? 80%। और हायर परचेज के केस में कायदे से ध्यान से सुनना, एक सेकंड रुक जाओ। कायदे से देखा जाए तो हायर परचेज के केस में डेप्रिसिएशन कब मिलना चाहिए था? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन इनकम टैक्स ने क्या बोला? मैं हायर परचेज में भी आपको डेप्रिसिएशन कब से दे दूंगा यार? स्टार्टिंग से। क्लियर था आपको ये बात? अच्छा सेकंड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, एक जगह होता है रेडी टू यूज, एक जगह होता है पुट टू यूज। कहां पर रेडी टू यूज होता है? अकाउंट। कहां पर पुट टू यूज होता है? इनकम टैक्स। डिफरेंस क्या है रेडी टू यूज और पुट टू यूज में? बनकर तैयार है रेडी टू यूज, यूज कर लिया पुट टू यूज। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़े तीखे सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्या रेडी टू यूज और पुट टू यूज सेम डेट हो सकती है? सर आज एसेट बन के तैयार था और हम तो आज ही यूज करेंगे, अरे यस और नो? क्या अलग भी हो सकती है? आज रेडी टू यूज हो गया, क्या हो सकता है 2 महीने बाद पुट टू यूज हो? क्या उल्टा हो सकता है कि पहले पुट टू यूज कर लो और बन के? उल्टा केस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है आपको ये चीज? सेकंड चीज, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन या तो फुल मिलेगा या तो हाफ मिलेगा या फिर 0। और ये किस पे डिपेंड करेगा? यूज। 180 दिन से ज्यादा है तो, कम है तो, नहीं है तो, और ये फुल और हाफ के चोचले सिर्फ कौन से साल करोगे? ईयर ऑफ एक्विजिशन। कभी भी अगले वाले सालों में नहीं करोगे। मतलब सर अगले वाले सालों में डेप्रिसिएशन हमेशा कितना रहने वाला है? फुल। क्लियर है इतनी बात? कितने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? 2। एक सेकंड, कितने क्लासेस ऑफ एसेट हैं? 4। बिल्डिंग, प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट। एक सेकंड, आपको पता है बिल्डिंग में तो आप वैसे ही बता देते हो 5, 10, 40। इंटेंजिबल पे तो आप क्या, मैं बता दूंगा 25। फर्नीचर पे 10। आप तो मुझे बता दो प्लांटेड मशीनरी पे। प्लांटेड मशीनरी पे 15, 30। कब था? मोटर व्हीकल। मोटर, अरे बेटा इधर ध्यान से सुनो यार, मोटर व्हीकल के केस में कितना था? 15 या 30। एक सेकंड, पीछे खड़े हो जाओ एक बार और। हाँ, मोटर व्हीकल पे कितना था? किस चीज पे डिपेंड करता था? अगर सर टैक्सी वगैरह के लिए यूज हो रही है तो 30%। ज्यादा तेजी से डेप्रिसिएशन लगता था तो ज्यादा मिलता था 30%। नॉर्मली कितना मिलता था बच्चे? 15%। वेट चाहिए? इधर से विंड मिल इक्विपमेंट पे कौन बताएगा खुद से? हाँ आप बताएंगे विंड मिल इक्विपमेंट। बिफोर मोदी जी 15% और आफ्टर मोदी जी 40%। वेरी गुड, बैठ जाइए। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40, एयरक्राफ्ट, शिप, पक्का, कैमरा, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, लैपटॉप वाला प्रिंटर, इंडिपेंडेंट प्रिंटर, फैन, एग्जॉस्ट फैन, एसी, स्क्रीन 15। अबे मुझ पे क्यों डेप्रिसिएशन मिलेगा? आईपैड, एक सेकेंड, आईपैड बता दो मान जाऊंगा। सर आईपैड कंप्यूटर नहीं है, मतलब कहाँ आएगा? अदर प्लांटेड मशीनरी। बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 40। बुक्स इज अ प्लांटेड मशीनरी। क्लियर है आपको ये सब बातें? इसके बाद बेटा 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, WDB और SLM। एक सेकंड, WDB कौन सा होता है यार? अच्छा एक सेकंड, पहले साल 10, अगले साल 9 और ऐसा कम होता चलता है, इसको क्या बोलते हैं? WDB। पहले साल भी 10, अगले साल भी 10, अगले साल भी 10, SLM। अच्छा किसके पास सब मेथड का? एक सेकंड, सभी एसएससी के लिए कौन सा मेथड अवेलेबल है? WDB। पक्का बेटा सभी एसएससी के लिए WDB मेथड अवेलेबल है, लेकिन पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वालों के पास ऑप्शन है
दे कैन ईदर ऑप्ट फॉर WDB और SLN, ईदर WDB और SLN दे कैन ऑप्ट। क्लियर है आपको ये भी? इसके बाद बेटा एक हमने बहुत ही काम की चीज पढ़ी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसके लिए हमने क्या देखा, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। कब लगता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम? इन केस ऑफ WDB मेथड। ओपनिंग ब्लॉक आपको ऑलरेडी क्लियर है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। ओपनिंग ब्लॉक में 3 तरीके के एसेट ऐड हो जाएंगे, A, B और C। A के अंदर आप लिखोगे 180 डेज और मोर, B के अंदर लिखोगे लेस देन 180 डेज और C के अंदर लिखोगे नॉट पुट टू यूज। 3 बाइफरकेशन के साथ एसेट ऐड हो जाएंगे और एक बाइफरकेशन के साथ एक मतलब माइनस हो जाएगा मनी पेबल। हमेशा क्या माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। अगर एसेट डिस्ट्रक्ट हुआ था तो क्या माइनस करोगे? इंश्योरेंस क्लेम। क्या आ जाएगा बेटा? WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा काम का पढ़ाने वाला हूँ, डेप्रिसिएशन में सबसे ज्यादा काम की चीज पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको एक बार लिंक करवा रहा था, और उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन अपना खत्म ही हो जाएगा। तो WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन काम की चीज पढ़ाने वाला हूँ, इजी है, इजी बहुत है। WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करोगे? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे। क्या करोगे? वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर जाकर, सर वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर जाके आप WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन लिख दोगे जो भी होगी, और उसको आप पता है 3 हिस्से में तोड़ोगे। पहले हिस्से में कितना आएगा? नॉट टू यूज, फिर कितना आएगा? लेस देन 180 डेज, और बाकी क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। बेटा ध्यान से सुनना एक चीज, अगर आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 100% सही करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मेट पे स्टिक रहिएगा। फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटा फिर वो आपके ऊपर रिस्क आ जाएगा, आप गलत कर दोगे उसमें। आप हमेशा 3 ही बाइफरकेशन करोगे। कितने बाइफरकेशन? 3। एक में क्या जाएगा? नॉट पुट टू यूज, एक में क्या जाएगा? लेस देन 180 डेज, और बचा हुआ क्या जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। और आपको पता है बेटा अपन ये बाइफरकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी पे फुल मिलेगा, किसी पे हाफ और किसी पे 0। सबको ये बात तो क्लियर ही होगी। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर अमलगमेशन वगैरह हो जाएगा तो उस केस में डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे। पहले तो नॉर्मली, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन नॉर्मली, देन यू विल डिवाइड दैट डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक तीखा क्वेश्चन आप लोगों से, बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर मान लीजिए हुआ था 18-19 में, 2018-19 में, तो आपको ये जो करना पड़ रहा है ना, डेप्रिसिएशन को बांटना पड़ रहा है, पुराने को भी मिलेगा, नए को भी मिलेगा, ये किस साल होगा? 2018-19। 19-20 में तो साल भर कौन था? वोडा आइडिया। 20-21 में या आज भी साल भर कौन है यार? वोडा आइडिया। मतलब आज तो डेप्रिसिएशन पूरा किसको मिलने वाला है बेटा? वोडा आइडिया। आप समझ गए होंगे बात कि सर वो जो हमें डेप्रिसिएशन को पुरानी और नई कंपनी में या पुराने और नए एसएससी में बांटना है, वो सिर्फ किस साल होने वाला है? पहले साल, जिस साल वो कुछ ऐसा कुछ हुआ था। आपको क्लियर है वो चीज? चलिए अब बेटा, अभी तक अपन ने जितनी भी चीज पढ़ी है, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, उन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, और ये कंसेप्ट रिलेटेड है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अभी तक इनकम टैक्स की क्लास में आपने जो भी पढ़ा है, इससे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज आपने नहीं पढ़ी है, तो आपका फोकस बिल्कुल 100% होना चाहिए। एक ही बार सुनोगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी चीज है बेटा। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, अगर अपन देखें तो अपना डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुका है। जो डेप्रिसिएशन था ना, वो यही तक था, जो आपको क्लियर है। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। सब लोग प्लीज अच्छे से सुनेंगे बेटा, दिस एडिशनल डेप्रिसिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन बहुत काम की चीज है, नहीं भूलोगे आप। आपको कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन की इतनी सी भी बात नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब बेटा इधर सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा एक चीज बताओ, एक बेटा एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है ट्रेडिंग, और कौन सा हो सकता है? सर्विस प्रोवाइडर। मोटा मोटी ये 2-3 ही बाइफरकेशंस होते हैं यार। अच्छा इसमें बताओ, इसमें मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा सुपीरियर बिजनेस कौन सा होता है? सर मैन्युफैक्चरिंग ही सुपीरियर क्यों यार? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, सर्विस प्रोवाइडर, फिर भी आप बोल रहे हो सुपीरियर कौन होता है? मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा क्यों? मोस्ट ऑफ द इनकम मैन्युफैक्चरिंग से आती है। ओके बेटा, मोस्ट ऑफ द इनकम नहीं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कहां से आता है? मैन्युफैक्चरिंग। बेटा इंडिया में अगर 100 करोड़ लोग हैं, इसमें से पता है 10 या 20 करोड़ लोग ही काम करते होंगे, और उसमें से भी जो काम करते होंगे ना, शायद हो सकता है 80% लोग कहाँ काम करते होंगे बेटा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, मतलब फैक्ट्रीज में वो लोग काम करते होंगे। आप एग्री करते हैं इस बात से? मतलब आप मुझे एक चीज बताइए ना, कल को मैं अगर एक ऑफिस खोल लूं, सामने एक सीए का ऑफिस खुल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने ही एम्प्लॉइज होंगे? 20। अरे एक बड़े ऑफिस में होते हैं बेटा 20 भी एम्प्लॉय, आप समझ रहे हैं ना, नॉर्मली तो 2-4-5 लोग होंगे यार, यस और नो?
लेकिन आप मुझे बताइए, कल को मैं अगर इधर सामने एक फैक्ट्री खोल लूं तो क्या उसमें 200, 300, 500 कितने भी एम्प्लॉइज हो सकते हैं? यस। तो कौन सी वाला बिजनेस आपको सही में एम्प्लॉयमेंट सही मायने में जनरेट करके देता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम तो है यार, एम्प्लॉयमेंट की। तो आप मुझे बताइए, सरकार को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना है तो सबसे उसका टारगेट क्या होना चाहिए? वो कौन से वाले बिजनेस को प्रमोट करना चाहेगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। सबको इतनी बात क्लियर है? तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, सरकार पता है मैन्युफैक्चरिंग वालों से बोलती है कि हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। क्या देंगे बच्चे? एडिशनल डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बेटा। अब मैं आपको पता है 2-3 चीजें बताऊंगा एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, बड़ी सिंपल सी चीजें होंगी। सरकार पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको देगी बेटा? पहला मेरा आपको आंसर जो मुझे आपको बता रहा है कि किसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, किसको। तो इधर ध्यान से सुनना। नहीं, अभी मैंने आपको आंसर नहीं करा है उसका बेटा, किसको मिलेगा। तो बेटा इसके 4 लोग हैं जिनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। टोटल 4 लोग हैं जिनको क्या मिलने वाला है यार? एडिशनल डेप्रिसिएशन। और बेटा मैं आपको बता दूं, 4 में से 3 आपको पता है ऑलरेडी, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? टोटल कितने लोग हैं जिसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला? 4 में से 3 आपको ऑलरेडी पता है बेटा, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। बेटा उन्हीं 3 लोगों की भीड़ में आप एक और किसको ऐड कर दोगे? मैन्युफैक्चरर। तो आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलने वाला है, तो आप क्या आंसर बताओगे मुझे? तो इधर ध्यान दीजिएगा, आप बताओगे सर एसएससी इंगेज इन मैन्युफैक्चर या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब 4 लोग कौन कौन है यार? 4 लोग कौन कौन है बेटा? पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन और मैन्युफैक्चरर। 3 आपको ऑलरेडी पता थे, एक नया बता दिया, इनको क्या मिलने वाला है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 4 लोग कौन है जिनको क्या मिलने वाला है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। सेकंड चीज बेटा, कितना मिलने वाला है? कितना मिलने वाला है? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, आपको आगे नोट्स में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स में चेक कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप गलती पर हैं अगर आप नोट्स पे चेक कर रहे हैं। तो आपको कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है 20%। कितना मिलने वाला है यार? 20। लेकिन ध्यान से देखिए, एक बार पढ़िए क्या लिखा है वहां पर, क्या लिखा है। तो बेटा अगर आप मुझे आंसर करते हो ना कि एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिलने वाला है, दैट इज इनकरेक्ट आंसर। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है? 20% ऑफ न्यू प्लांट इन मशीनरी। हर प्लांट इन मशीनरी का नहीं मिलेगा बेटा, किसका मिलेगा? नई प्लांट इन मशीनरी। अब नई प्लांट इन मशीनरी, नई का मतलब क्या समझते हैं बेटा आप? अरे एक 50 साल पुरानी वैगनआर की कार थी, मैंने वो खरीद ली, तो क्या वो नई प्लांट इन मशीनरी है? नहीं। जब मैं ब्रांड न्यू उसको खरीद के लाऊंगा तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यू। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अरे यस और नो। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एक गाड़ी मैंने खरीदी यार, दिखने में नई लग रही है लेकिन नहीं है वो नई, तो क्या आप उसे नई बोलोगे? आपके लिए तो नई है ना यार, आपके लिए नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए वो नई नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। बेटा ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। एक 3 ही बातें बतानी है मुझे इसके अंदर, जिसमें से एक बात मैं आपको बता चुका हूँ किसको मिलने वाला है। बड़ा सिंपल है, मैं आपको ये भी बता दूं किस किस को मिलने वाला है बेटा? मैन्युफैक्चर, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। कितना मिलने वाला है? बड़ा सिंपल, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। बेटा इसका मतलब पता है क्या है? ओल्ड का नहीं मिलेगा। अरे 20% किसका मिलने वाला है बेटा? न्यू का। दैट मींस अगर आपने पुरानी मशीन खरीदी तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको? अब बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज अगेन बताऊंगा कि कुछ असेट पे नहीं मिलेगा, कुछ असेट। सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा, ये अगेन बहुत काम की चीज है। कुछ असेट पे बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, अगर असेट बेटा आपका सेकेंड हैंड है तो नहीं मिलेगा। क्या ये आपको ऑलरेडी पता है सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा? कैसे पता आपको सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा? क्योंकि सर रेट में ही लिखा था 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सेकेंड चीज बेटा ध्यान से सुनना, सेकेंड चीज आपको कार वगैरह या कोई भी व्हीकल्स वगैरह पे नहीं मिलेगा। एक चीज मेरी बात समझना, आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है? बेटा मैन्युफैक्चरर को एडिशनल डेप्रिसिएशन इसलिए देना चाह रही है सरकार, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर को हम एडिशनल डेप्रिसिएशन देके, पता है मैन्युफैक्चरर को हम लालच दे रहे हैं कि तू नया एसेट खरीद, तू नई मशीन खरीद और नए नए अच्छे प्रोडक्ट बना और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर। आप समझ रहे हो? हम उसे लालच दे रहे हैं ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। इसलिए हम उससे क्या बोल, आपको पता है ना यार, एक पुरानी मशीन है वो ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाती होगी या नई मशीन नए तरीके से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी?
है ना, आप समझ रहे हैं ना, न्यू सेटअप होगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा देश को, इसलिए बेटा हम किसको बेनिफिट दे रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट दे रहे हैं कि तू नई मशीन खरीद, पुरानी मत खरीद, नई मशीन खरीद, हम तुझे क्या देंगे यार 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेकिन आप मुझे बताओ, हम नई मशीन खरीदवाना चाहते थे या नई कार खरीदना चाहते थे? जैसे मान लीजिए बेटा वहां पर जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके डायरेक्टर ने, पहले उसके पास BMW थी, आज उसने रेंज रोवर ले ली है, क्या हम उसे कार खरीदवाना चाहते थे? नहीं। क्या कार खरीदने से कोई भी बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को होने वाला है? नहीं होने वाला। तो समझना बेटा, सेकंड हैंड का मना कर दिया, किसका मना कर दिया? कार्स या फिर कोई भी व्हीकल्स। क्यों मना कर दिया आप समझ रहे होंगे बेटा, इससे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेनिफिट नहीं होने वाला। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर असेट आप यूज कर रहे हो ऑफिस में, असेट आप कहां यूज कर रहे हो? ऑफिस के अंदर, या फिर बेटा असेट आप यूज कर रहे हो रेसिडेंशियल घर के अंदर। आप सोचो ना, ध्यान से सुनना एक चीज, एसी बेटा, एसी मैंने अपने घर पे लगाया, उससे क्या मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोई भी बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ, तो उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सब लोग समझ लेना बच्चे, प्लीज फोकस करेंगे, बहुत शानदार पॉइंट है ये वाला, बहुत काम का पॉइंट है। और मैंने आपसे क्या बोला, असेट अगर आप ऑफिस में यूज कर रहे हो, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, रेसिडेंशियल घर पे यूज कर रहे हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बच्चे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जब ही मिलेगा जब असेट पता है आप कहां यूज कर रहे होगे? फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कहां यार? फैक्ट्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा ध्यान से सुनना, आपको पता है वो बोलेगा एक कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर पता है, एक चीज बताइए, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मंडीदीप के अंदर, क्या मेरा ऑफिस भोपाल में हो सकता है? यस। आपको पता है मेरी फैक्ट्री के अंदर जो एसी लगाए ना, उस पे मुझे क्या मिल जाएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेकिन जो भोपाल में मेरा ऑफिस है उस पे जो लगाए ना, उस पे मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ड्यू टू पॉइंट नंबर 3। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा एक कंप्यूटर है जो कि मेरे MP नगर के ऑफिस में रखा है, उस पे भी मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो फैक्ट्री में नहीं है। लेकिन वही कंप्यूटर अगर फैक्ट्री में होता तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता था? यस। तो आपको पता है क्या समझ आना चाहिए सर, सेम असेट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ यूज हो रहा है। अगर फैक्ट्री में हो रहा है तो एडिशनल मिल रहा है, अगर वो ऑफिस में हो रहा है तो एडिशनल नहीं मिल रहा। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ओके। और एक बेटा फोर्थ पॉइंट, बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट, आप मुझे एक चीज बताइएगा, अगर आपको ऑलरेडी किसी सेक्शन में बेटा ऑलरेडी आपको 100% डिडक्शन मिल चुका है, तो क्या आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? मतलब आप ईमानदारी से आंसर करिए, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार क्या आपको एक ही चीज का बार बार बेनिफिट देती होगी या एक चीज का एक ही बार बेनिफिट मिलता होगा जिंदगी में? तो यार आपने ध्यान से सुनना बेटा, आपको 1 करोड़ रुपए का कोई एसेट आपने खरीदा था, उसका बेनिफिट आप 1 करोड़ रुपए का ऑलरेडी ले चुके हो, क्या आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? सरकार पागल थोड़ी है कि एक ही एसेट पे आपको डिडक्शन भी दे देगी और क्या भी दे देगी? डेप्रिसिएशन। तो बेटा जब इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? अरे यस और नो? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलना चाहिए। एक काम करिए, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक बार इसको रीड करिए, कहां गया देखिए, कौन कौन से एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यार, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्या लिखा है, एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। इसका मतलब क्या समझे थे अपन? इसका बेटा पहले वाले का मतलब समझे थे न्यू होना चाहिए, सेकंड वाले का क्या समझे थे? फैक्ट्री में होना चाहिए, और तीसरे का क्या समझे थे? शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इससे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इस पे क्या नहीं मिलेगा आपको? एडिशनल डेप्रिसिएशन। और बेटा फोर्थ क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% डिडक्शन इज अलाउड। इस पे भी आपको क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एक काम करिए, पीछे खड़े हो जाए, सेकंड लास्ट मतलब सेकंड मिड वाले जो सेंटर में बैठे हैं। हाँ बेटा एक बिल्डिंग खरीदी है, क्या उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? एक बिल्डिंग खरीदी, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं? आप बता दें मुझे। सर अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान से सुनना, आपने ना रेट जो मैंने आपको बताया था ना, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसी चीज पे मिल सकता है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। सिर्फ 20% पे फोकस नहीं था, फोकस पता है किस पे था? एक तो न्यू होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी। आपको पता है आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन है, बेटा आपका एक ही आंसर होना चाहिए, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, उससे आपको पता है चीज क्लियर रहेगी कि न्यू भी होना चाहिए और क्या भी होना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी। एक काम करिए, इसको बस मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार। अभी बेटा इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और फिर मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। इधर ध्यान दीजिएगा, बैठ जाइए।
एडिशनल डेप्रिसिएशन, जल्दी से बताएं मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस को मिलेगा? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। क्लियर है आपको ये बात? बेटा मैं आपको बता रहा हूं आज की क्लास के बाद आप डेप्रिसिएशन के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस तो मैं करवाने वाला हूँ आपको, लेकिन मैं लास्ट में करवाऊंगा। अगर आप खुद से पहले सॉल्व करके रख लें और फिर मेरे साथ भी आपको सॉल्व करना है, मतलब मेरे साथ भी आपको मैंडेटरीली बैठना ही है क्वेश्चंस में, लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व करके रख लेंगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा तेज चलने लगेगा। ठीक है, अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेटा कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपका बन सकता है। नहीं आज के बाद नहीं बनेगा, थोड़ी रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे एडिशनल डेफिनेशन पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा। अभी मैंने आपको इसकी एक दो बारीकियां नहीं बताई, तो इधर ध्यान से सुनिए सभी लोग। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। कितना मिलेगा? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। एक सेकेंड, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इसका मतलब क्या? न्यू भी होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। किन असेट पे नहीं मिलेगा? सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, शिप्स व्हीकल्स वगैरह पे नहीं मिलेगा, और ऑफिस या घर पे यूज करेंगे तो नहीं मिलेगा। 100% डिडक्शन अगर किसी, बेटा अभी आपने पढ़ा नहीं है 100% डिडक्शन, लेकिन आगे पढ़ोगे आप। अगर किसी असेट पे 100% डिडक्शन मिल गया तो उस पर ना तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ना ही एडिशनल डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, इधर ध्यान से सुनो सब लोग। एडिशनल डेप्रिसिएशन किन किन लोगों को मिलेगा? 4। कौन कौन लोगों को मिलेगा यार? मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। मैं जहां देखता हूँ ना वहीं और हिलने लगते हैं, बस वैसे नहीं हिल रहे होते। मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। कितना मिलेगा? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। किन असेट पे नहीं मिलेगा? 4। मैं बोल देता हूँ, रुक जाओ। सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, ऑफिस वगैरह पे अगर यूज करोगे नहीं मिलेगा, 100% मिल चुका है तो नहीं मिलेगा, और व्हीकल्स वगैरह पे नहीं मिलेगा। कल अपन कंटिन्यू करेंगे एडिशनल डेफिनेशन और उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए अभी के लिए सेशन में एंड कर रहा हूँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।